ए की पावर 1/3। ए क्या है यहाँ पे, और ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि ए की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी तब जाके तो आर बराबर आर नोट होगा, है ना। रेशो भी निकाल सकते हो तुम, रेशो भी तो निकाल सकते हो, आर नोट तो दोनों का सेम आएगा, आर नोट तो कांस्टेंट है, तो R1/R2 इज A1/A2 की होल पावर 1/3। रेशो भी निकाल सकते हो। न्यूक्लियर डेंसिटी हम मान के चलते हैं सबकी सेम है, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी हम सेम मान के चलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल भी न्यूक्लियस ही होता है ना। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, रीजन इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाइंडिंग एनर्जी अगर तुम उतनी ज्यादा कर दोगे इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो बाउंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी या मोमेंटम इतना ज्यादा हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उस रीजन में प्रोबेबिलिटी 0 करवा देगा अपने पाए जाने की, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी बात हो गई। अच्छा, फिर हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये नंबर ऑफ या मास नंबर बोल लो इसको, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो तुम ऐसे याद रखो ना, यहां ऊपर आता है न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नीचे आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नीचे आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे अगर मैं न्यूट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियॉन होता है, हाँ ये आ गया बन। क्या न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन होता है, नहीं, जीरो आ गया। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन बनी, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की, क्या प्रोटॉन एक न्यूक्लियॉन है, हाँ प्रोटॉन एक न्यूक्लियॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन खुद एक है ही, एक आ गया, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन तो है ही नहीं है ना, और प्रोटॉन की कमी है, प्रोटॉन की कमी होने का मतलब माइनस में, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज रिजेंबल करता है बेसिकली, यहाँ पे ये क्या रिजेंबल करता है, चार्ज, चार्ज रिजेंबल करेगा। अच्छा, एक पॉजिट्रॉन भी चीज होती है, पॉजिट्रॉन क्या होगा, 0+1, ये पॉजिट्रॉन है, ये न्यूक्लियस का हिस्सा न्यूक्लियॉन नहीं है इसलिए ऊपर 0 आया, इट इज नॉट न्यूक्लियॉन, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन क्या होता है, 1H1 का सॉरी 1H2 का न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हो गए, 2, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बड़े, एक बन गया। तो क्या A-Z को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की बजाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हीलियम का न्यूक्लियस, ये क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहां तक बताओ कोई भी परेशानी हो। और इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, बीटा माइनस पार्टिकल, और इसी का ही नाम होता है बीटा प्लस पार्टिकल। याद है कैथोड रेस, बीटा रेस, वो यही थी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो सब रिवाइज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना था मास, यहां मास कंजर्व नहीं रहता है, वो सब पढ़ेंगे कैसे। तो मास निकालने के लिए मुझे चाहिए 1 यूनिट मास, जिसको हमने यहां पे बोला 1 AMU, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तुम, और वो कितना होगा 1/12 ऑफ 6C12 in which all electrons are in their ground state, ठीक है। एक छोटा सा सवाल, कार्टेशियन प्लेन में या फिर कोई सा भी प्लेन ले लो, या फिर कोई भी एक्सियल सिस्टम ले लो जिसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे यहां एक पॉइंट होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में सबसे ज्यादा एक्यूरेटली और प्रिसाइजली कौन सा पॉइंट मेजर कर सकते हो। जैसे तुमने ये मेजर किया एक्स वाई जेड, इसमें एरर आ सकता है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा प्रिसाइजली मेजर होता हो, ओरिजिन, इसीलिए तो उसको प्रिसाइजली मेजर कर पा रहे हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ क्या मेजर किया जा सकता है, कार्बन का मास, क्यों, क्योंकि यही रेफरेंस है, एक्सप्लेनेशन ये रही। ओरिजिन ही क्यों 0 एरर के साथ आया, क्योंकि उसी को रेफरेंस माना गया, रेफरेंस में एरर थोड़ी ना मान लोगे,
तभी तो रेफरेंस बनाओगे। ऐसे ही रेफरेंस अगर इसको बना दिया तो इसी में ही 0% एरर आएगा, बाकी सब में आ सकता है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली इसी को मेजर किया जा सकता है। तो C12 कैन बी मेजर्ड विद हाईएस्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है। अच्छा, और कितना आया ये निकल के? ये आया 1.6 इंटू, ज्यादा एक्यूरेट नहीं लिख रहा, लिखना चाहो तो 1.66 लिख लेना, इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी। केजी में लिख रहा हूं मैं, ग्राम में लिखना होता तो -24। ठीक है। तो किसका मास लिखा मैंने? 1 AMU लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 AMU। ठीक है, इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ। अच्छा ओके। तो मास का तुम्हें पता लग चुका है। ठीक है, और ये किसका मास आया है? C12/12, C12/12 इसका मास आ गया। यहां तक बताओ, कोई भी परेशानी। और इसी को स्टैंडर्ड मास मान लेते हैं। इसी को क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड मास। ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास, ये तीनों बराबर मान के चलते हैं। ये तीनों बराबर मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन 1.0007 कुछ होता है AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008 AMU के आसपास होता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ, और AMU में अगर देखना हो तुम्हें तो AMU में एक बार चेक ही कर लो ना। मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 लिख लूंगा इसको, क्योंकि बाद में 6 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना इतना इतना। ओके, तो हमें ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, 1.0073। ठीक है, और ऐसे ही न्यूट्रॉन का भी होगा ना यहाँ पे, है ना? दोनों का ही पता लग जाएगा। एक का 87, एक का 73। ठीक है, यही चाहिए था हमें। अब मुझे बताओ इसमें से कौन 1H1 बनेगा? प्रोटॉन वाला बनेगा 1H1, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, या तो कोई परेशानी? तो यही मास इसका हो गया। ठीक है, ये दो चीजें याद रख लेना। वैसे तो जनरली दी होती है सवाल में, बट कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं भी दी होगी तो आप अपनी तरफ से कर लोगे तो। यहां तक बता, कोई भी परेशानी आती हो तुम्हें? ठीक है, अब यहाँ पे एक मास एनर्जी कंजर्वेशन नाम की चीज होती है। मास एनर्जी कंजर्वेशन में जो इक्वल्स टू mc² तुमने पढ़ा था, इस मास को आज मैं तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिकली पढ़ा रहा हूं। अगेन, इस मास को कितना भी पढ़ लो अभी तो नहीं पढ़ पाओगे तुम, है ना? फील दिलाई थी मैंने एक क्लास में कि इस मास को तो नहीं पढ़ पाओगे। तो ये वो वाला मास नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये अलग मास है। लेकिन यहाँ पे इस मास की क्या सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे। ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं वो हम चालू कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी का। अभी मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, कहानी के साथ साथ पूरी बाइंडिंग एनर्जी खत्म करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जैसे मान लो ये सन, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये सन है, ये अर्थ है, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत छोटा है। आज चारों तरफ चक्कर काट रही है सन के, भाग क्यों नहीं जाती छोड़ के? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। क्यों? पर इससे ऐसा क्या हुआ कि ये गोल गोल घूमे जा रही है? असलियत में जब यूनिवर्स बना होगा, और यूनिवर्स में जब हमारा सोलर सिस्टम बना होगा, और जब हमारा सोलर सिस्टम बनते टाइम सन और अर्थ बने होंगे, तो एक एनर्जी रिलीज हो गई होगी, निकल गई यहां से। ये एनर्जी यहां से रिलीज हुई, सम एनर्जी रिलीज हो गई, और वो कहीं डार्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और यूनिवर्स को एस्केप कर गई। ठीक है, अब इन दोनों को साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कम एनर्जी है फ्री होने के लिए। फ्री होने के लिए इनके पास कम एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी,
कन्वर्ट होने के बाद का छोड़ो, इसके बाद का भूल जाओ, कुछ बताया भी है मैंने। ये वाली जो एनर्जी रिलीज होके चली गई, यही अमाउंट बाइंडिंग एनर्जी थी, यही अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। अब इस सिस्टम को बाउंड करके चली गई, तो सोलर सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ बाउंडेड सिस्टम। A galaxy in which almost infinite star revolves around the center of the galaxy is example of boundary system। ठीक है, और ज्यादा देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी निकाली थी हाइड्रोजन एटम के लिए? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के शेल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा रहा होगा कि ये एनर्जी माइनस में कैसे आ गई होगी? माइनस में तो ऐसे आई होगी ना, जब जीरो से भी ज्यादा एनर्जी इसने रिलीज कर दी होगी, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक न्यूक्लियस था, इसके पास एनर्जी थी जीरो, इसके पास भी एनर्जी थी जीरो, तो ये फ्री था, ये भी फ्री था और ये भी फ्री था। फ्री होने का मतलब एनर्जी जीरो। ठीक है, इन दोनों को साथ में लाए, साथ में लाती पता है क्या हुआ? साथ में लाती है एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया कि इलेक्ट्रॉन ने प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर दी होगी। तो पहले कितनी थी इसके पास? जीरो, जीरो में से 13.6 देने के बाद कितनी बचेगी? -13.6। अब इसके पास कितनी एनर्जी की कमी है? प्लस की 13.6 की, और वो चली गई एनर्जी, एस्केप कर गई सिस्टम से। तो ये सिस्टम कैसा बन गया? बाउंडेड सिस्टम। तो बाउंडेड सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, एक पहचान है बाउंडेड सिस्टम की। ठीक है, और कितने अमाउंट से ये बाउंडेड है, कितनी अमाउंट की एनर्जी की कमी की वजह से ये बाउंडेड है, वो प्लस का 13.6 है। इस चीज को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इसी एनर्जी की वजह से तो ये बाउंडेड है, इसकी वजह से बाउंडेड नहीं है। किसकी वजह से बाउंडेड है? ये जो एनर्जी निकल गई है जिसकी वजह से यहां नेगेटिव आ रहा है, उसकी वजह से ये बाउंडेड है। तो इसी को क्या बोला गया? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जितने भी दुनिया में बाउंडेड सिस्टम है, दुनिया में जितने भी बाउंडेड सिस्टम है, उन सबकी टोटल एनर्जी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव, है ना। और जिसके पास बाउंडेड एनर्जी है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी है, जिस सिस्टम के पास, वही क्या बन पाते हैं? बाउंडेड सिस्टम, है ना। अब एक फाइनल बात, अगर कोई सिस्टम बाउंडेड पाया गया गलती से या फोर्सफुली या इंटेंशनली या डेस्परेटली, कैसे भी पाया गया, वो डेलिबरेटली कैसे भी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट करेगी क्या? हाँ, तभी तो बाउंडेड सिस्टम बना होगा ना, वरना बन ही नहीं सकता। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक ही आदमी रहता है क्या बस? नहीं, न्यूक्लियस फ्री होता है क्या? एनीथिंग विच इज नॉट फ्री इज बाइंडेड, एंड इफ इट इज बाइंडेड देन इट हैज सम बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड टू इट। तो न्यूक्लियस भी तो बाउंडेड है ना, तभी तो न्यूक्लियॉन्स एक जगह इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो न्यूक्लियस के पास भी तो एक बाइंडिंग एनर्जी होगी ना। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यूक्लियस के लिए नहीं है, हर बाउंडेड सिस्टम के लिए है। तो जब न्यूक्लियस की बात करेंगे उसको बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एटम की बात करेंगे तो उसको बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम, यूनिवर्स की बात करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पूरे न्यूक्लियर चैप्टर में, इस न्यूक्लियर चैप्टर में मास कंजर्वेशन नहीं लगती, मास इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी इक्वल टू mc स्क्वायर, उसमें जो m है वो m एनर्जी और मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ना कि सिर्फ मास कंजर्वेशन को। तो यहाँ पे मास कंजर्व नहीं है, m नॉट कंजर्व्ड। और यहां कैसे पता लगा हमें? यहां इस तरीके से पता लगा हमें कि कार्बन एटम ही ले लेते हैं, मान लो। तो जैसे कार्बन एटम लिया, 6c12 होता है ये, z की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 12। तो मुझे बताओ इसका मास कैसे निकाला गया होगा? क्या इसका मास ऐसे नहीं निकाला होगा कि 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सही है, फिर प्लस 12 माइनस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास mp, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 इंटू mp, है ना। एक न्यूट्रॉन का मास mn, टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 इंटू mn इज टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, तो ये दोनों को मिला दूं तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन नहीं आ गया? तो क्या ये आ गया मेरा मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ C12? ये कैलकुलेटेड है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और तरीके क्या है हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए। और यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली भरा है हमने। कितना कितना भरा है? ये भरा है 1.0087 और ये 1.0073, 7387। ठीक है, इसको एग्जैक्टली भरने के बाद ये मेरा m कैलकुलेटेड आ गया। m कैलकुलेटेड किसका? न्यूक्लियस का। और फिर आया एक आया मेजर्ड मास, ये है मेजर्ड किसका? न्यूक्लियस का। ये दोनों बराबर नहीं आए, ऑब्वियसली बुद्धि गिलसेगी, है ना, कि हम तो ये निकाल के बैठे थे, कैलकुलेट किया हमने, नापा तोला तो बराबर नहीं आया। तो असलियत में हुआ क्या? m कैलकुलेटेड
बड़ा आया एम एक्चुअल से, क्योंकि अब जो फाइनली मैंने मेजर किया वो ज्यादा एग्जैक्ट होगा ना, क्योंकि नपतुला तो अब ये आ रहा है और तुम कैलकुलेट करके ये आ रहा है। तो कैलकुलेशन का तो मीनिंग तब तक रहता है ना जब वो एक्चुअल से मैच करे, वरना कैलकुलेशन का मीनिंग ही क्या है। तो ये कैलकुलेशन में मिस्टेक थी क्या? नहीं। किस में मिस्टेक थी? हमारे समझने में, न्यूक्लियस को समझने में, मास को समझने में मिस्टेक थी। ठीक है। तो हमने क्या करा, एम कैलकुलेटेड में से एम एक्चुअल घटा दिया, एम कैलकुलेटेड में से एम एक्चुअल घटा दिया और इसको बोला हमने डेल्टा एम, इसको बोला डेल्टा। ये डेल्टा एम बता सकते हो क्या चीज रही होगी? एरर तो है ही है, ये तो कोई भी बता देगा एरर है कि एक्चुअल में इतना है और हमने इतना निकाला है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? एरर। ठीक है, बट और क्या इन्फर कर सकते हो तुम इससे? ये वो मास है जिसकी कमी फील हो रही है हमें, कैलकुलेट जो किया था उसके हिसाब से आना चाहिए था ना, बट एक्चुअल में कम आया, तो कितने मास की कमी आई? ये डेल्टा एम, ये है डेल्टा एम, कितने मास की कमी है। तो इसको नाम दिया गया मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। इस मास की कमी आई, कहां गया? इस मास की अगर कमी आई है तो कहां गया? जरूर ये एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये वाला मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, इसीलिए उसकी कमी आई। गलती से अगर मैं एम एक्चुअल में से एम कैलकुलेटेड घटा देता, नेगेटिव नहीं आ जाता ये मास? इस मास को नेगेटिव होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तुम जान ही नहीं सकते मास कौन सा मास है। तो इक्वल टू एमसी स्क्वायर में जो मास है वो एक अलग चीज है, उसको समझने का तरीका ही अलग है। तो यहां पे इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में जो ये एम है वो एक्चुअल में डेल्टा एम है, और जो ये ई आती है ये बाइंडिंग एनर्जी आती है। अब इसे एक्सप्लेन करता हूं हाउ इट इज बाइंडिंग एनर्जी। ये डेल्टा एम किस में कन्वर्ट हो चुका है? एनर्जी में। तो इस न्यूक्लियर सिस्टम की कुछ तो एनर्जी डिसिपेट होगी, बाहर निकल गई। अब न्यूक्लियस फ्री नहीं हो सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो थी, दूसरा पार्टिकल की एनर्जी जीरो थी, पास मिला है, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। वो जो एनर्जी रिलीज हुई है कहां से? दोनों के पास जीरो थी, कहां से आई होगी वो एनर्जी? मास से। समझ में आया? तो ऐसे ही न्यूक्लियस में कुछ मास का पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट होकर और रिलीज हो जाता है ना? वो जो एनर्जी, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो चुका है, उसकी वजह से अब मेरे सिस्टम पे एक एनर्जी की कमी है, वो फ्री नहीं हो सकते जब तक मैं उनको इतनी एनर्जी ना प्रोवाइड कर दूं। तो जब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो फ्री हो जाएंगे, यही तो बाइंडिंग एनर्जी बनेगी। तो किसने सोचा था बाइंडिंग एनर्जी ही आइंस्टाइन वाली एनर्जी इक्वेशन से निकलेगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन है, हर किसी की बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर नहीं होती। किसकी होगी? न्यूक्लियस की सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो नींद आ रही है? पानी पी, धोले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब आगे की बात सुनो। बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आ चुका है मेरे पास, है ना? ये बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर है। मान के चलो कि अगर मैं एक एएमयू की बात करूं, तो एक एएमयू की मेजरमेंट हमने निकाली हुई है, कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मैं एक यूनिट मास कितनी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो निकाल के रख लेता हूं। फायदा क्या होगा उसका? यूनिटरी मेथड लग जाएगा फिर आगे, समझ रहे? जैसे मैंने, अगर मुझे पता लग गया कि भाई ये आदमी 200 रुपए के 2 किलो सेब दे रहा है, तो मैं चुपचाप क्या निकाल लूंगा? 1 किलो सेब की रकम क्या होगी? क्यों निकाली? क्योंकि 5 किलो लेने में सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिटरी मेथड से, है ना? तो मैं क्या करने वाला हूं? एक एएमयू के कोरस्पोंडिंग क्या निकालने वाला हूं? बाइंडिंग एनर्जी। एक एएमयू के कोरस्पोंडिंग बाइंडिंग एनर्जी निकालने वाला हूं। तो बाकी जितने भी एएमयू के लिए मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इस वाली से मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिटरी मेथड। तो एक एएमयू के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका इस डेल्टा एम, मतलब डेल्टा एम कितना आया? एक एएमयू। सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर है, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ये किस में आया? जूल में। मुझे इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किससे डिवाइड कर दूंगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है? चीजें बहुत छोटी छोटी है, इतनी बद्दी एनर्जी जूल में क्या करेंगे हम उसका? 19 को ऊपर ले जाओ, 16 और 19 35। ऐसा करो ना, इसको 20 बना लो, उसको 15। 35, 35 माइनस 27 है 7 या 8, 8 8 आ गया।
1.6 से 1.6 काट दिया तो ये आ गया 9 इंटू 10⁸8। क्या इसको बोल सकते इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या इसको बोल सकते हैं 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन बोर्ड पे करके निकाली, लेकिन जब एग्जैक्ट मास रखोगे और सी की एग्जैक्ट ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है सी की, बताओ एग्जैक्ट नहीं है, तो जब सारी चीजें एग्जैक्ट रखूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा ये तो अप्रोक्सीमेटेड है, तो एक्यूरेट क्या आएगा, अगर एक्यूरेटली मेजर करें तो ये आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 900 की बजाय क्या आएगा 931.5 मेगा। अगर यहाँ पे सारी चीजें एग्जैक्ट रखी, मैंने एग्जैक्ट नहीं रखी है, मैंने इजी वैल्यू रख के कैलकुलेट किया है, तो आ रहा है ना 900 के आसपास ही। तो ये एक एएमयू के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर किसी भी न्यूक्लियस का एक एएमयू एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा तो कितनी एनर्जी आई होगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की कमी है एक न्यूक्लियस में। सोचो कितना मजबूत हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत ज्यादा है, या एक न्यूक्लियन के लिए भी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत। तो ऐसी तुमसे पूछे कि अगर मेरा डेल्टा एम 0.7 आ गया, 0.7 एएमयू आ गया, तो मुझे बताओ इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ये कितनी बाइंडिंग एनर्जी को कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्या 0.7 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई फेल देंगे इसकी और आंसर आ जाएगा। इसलिए ये अलग से निकाल के रख ली। आप समझ आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या यूज है। कल को मुझे कितना भी एटॉमिक मास यूनिट दे दो, मैं ये वाली कैलकुलेशन तो नहीं करने बैठूंगा, या फिर यहां से तो कैलकुलेट नहीं करके लाऊंगा, बस सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 931 पॉइंट, खत्म बात। बताओ ये बात समझ में आती है क्या, क्लियर है। अब वो यही सवाल पूछ ले, मान लो तुमसे यही सवाल पूछ ले कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ स्टीट पेयर, यही पूछ लिया उसने, तो कैसे निकालोगे, तो तुम ऐसे निकालोगे 12 है ना, 12 भी नहीं, अभी तो एक काम करो सिर्फ ये लिखो कितने न्यूट्रॉन होंगे 6, प्रोटॉन भी कितने होंगे 6 कॉमन ले लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है 6 तो 6 कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा 1.0073 प्लस 1.0087, ये कैलकुलेटेड आया, ये क्या आया कैलकुलेटेड, और एक्चुअल कितना होता है इसका 12 घटा दिया इसमें से, तो क्या डेल्टा एम लिख दिया मैंने। यहां तक कितना काम पूरा हो चुका है, डेल्टा एम जितना काम पूरा हो चुका है, डेल्टा एम जितना अगर काम पूरा हो चुका है तो इसकी डायरेक्ट अब 931.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि सी स्क्वायर से, और ये अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C12। आई बात समझ में, इसको कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट भी कर लो। 87 और 73, 7 और 3 10, एक गया, 8 और 7 15 16, तो ये आ गया 1.016 इंटू 6, यही आया माइनस 12 इंटू 931.5। बताओ कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी। हाँ दो 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 आएगा ना, एक और एक ये भी तो जुड़ेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 6 छंग 36, 6 कम 6 और 3 था 9 आ गया, और 0 का 0 12। अब इसमें से इसे घटा दो, 12 में से 12 तो पूरा मर गया, 1000 में से 96 गए, कितना बचा 0.096 श्योर, हाँ इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो ये क्या निकाल ली मैंने, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। आई बात समझ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 12। इसी में पीछे आ गए होगे तुम, अभी तक तो कुछ पढ़ा है भी नहीं है ना। ये कन्वर्ट किया ना, और वो कन्वर्ट इसी में कर दिया, वरना तुम्हें पता है क्या करना पड़ता, अगर तुम यहाँ पे सी स्क्वायर लिखते तो इसको किससे भी डिवाइड करना पड़ता, 1.6 टाइम्स पावर माइनस 19 से डिवाइड करते, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते 9 इंटू टाइम्स पावर 10 टू द पावर 16, और जब आंसर निकालते तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आती, क्यों, क्योंकि तुमने सी और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी है जैसे यहाँ पे, लेकिन ये ज्यादा एग्जैक्ट है, तो क्यों ना मैं ये इस्तेमाल करूं, वो इस्तेमाल कर लिया, डेल्टा एम निकाल लिया, फिर उसकी 931.5 में मल्टीप्लाई कर लिया, अपने आप डेल्टा एम सी स्क्वायर आ गया। तो कब कहां डेल्टा एम सी स्क्वायर यूज कर सकते हैं और कब हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और कैसे कन्वर्ट कर लिया है फॉर्मूला, समझ आया सब, या तो कोई परेशानी।
हाँ, सब न्यूक्लियस पे बटेगी ये पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है? पूरे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की नहीं है। किसकी एनर्जी है? न्यूक्लियस। आई बात समझ? अब कभी भी कोई एनर्जी आती है तो वो एनर्जी का हमें तभी पता लग पाएगा जब कोई फोर्स इंटरेक्ट करके मुझे वो एनर्जी बता दे। तो फोर्स तो इन्वॉल्व होंगे, हाँ, कैसे होंगे वो ना पता हो, बट फोर्स तो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि फोर्स इज द इंटरेक्टिंग एजेंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी है, फोर्स रहा होगा। कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी। तो एक न्यूक्लियर फोर्स नाम की चीज भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, बट हमने कोशिश करी, कर नहीं पाए। कोशिश करी तो कर नहीं पाए। ऑब्वियसली सोच के देखो, तुम दो प्रोटॉन को इनफाइनाइटसिमली पास में रख रहे हो, तो हमारी औकात तो नहीं है ये करने की, क्योंकि अब जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आर किसको अप्रोच कर रहा है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो दो प्रोटॉन को पास में रखना मजाक का खेल तो नहीं है, ये हमारे बस की नहीं है। तो यूनिवर्स ने सबसे ताकतवर फोर्स बनाए और न्यूक्लियस के अंदर रखे, ताकि ये दो प्रोटॉन साथ में रह ले। क्योंकि न्यूक्लियन कौन कौन हो सकता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो ही न्यूक्लियन, दो तरीके के न्यूक्लियन हो सकते हैं। तो कौन कौन साथ में बैठ सकता है? प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में बैठेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन साथ में बैठेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में बैठेंगे। ये सब आपस में साथ में बैठे हुए हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होनी चाहिए थी, चलो इन दोनों का तो फिर भी समझ में आता है, इसमें तो रिपल्शन आनी चाहिए ना भयंकर। इस रिपल्शन के बाद भी ये पास में है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की औकात से बहुत बाहर होगा। और कितना स्ट्रॉन्ग होगा? हद पार, इनफाइनाइटसिमली स्ट्रॉन्गर फोर्स देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? तो जो न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी है, इससे पैदा हुआ न्यूक्लियर फोर्स, और वो पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बना। हाँ, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी तुमने निकाली है, इसी बाइंडिंग एनर्जी से क्या पैदा हुआ? ठीक है। अब इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ही देख सकते हैं, हमारी औकात से बाहर हो गया है पढ़ना, रीजन पता लग जाएगा अभी। सबसे पहला कि इसको फर्क नहीं पड़ता ये न्यूक्लियस के अंदर कौन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर आ गया, ये इस पर फोर्स लगा देगा। तो ये एक्ट बिटवीन, ऐसा ना बोल दो टू न्यूक्लियॉन्स, अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर आएगा तभी न्यूक्लियॉन बनेगा, ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज है, एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज। एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज मतलब न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर क्या होता है? इस रेंज से बाहर फोर्स लग गया, सॉरी, अगर मैंने यहां पे 10⁻⁻14 मीटर भी लिख दिया होता तो ये फोर्स लगता नहीं। तुम इसके आगे कितने की, 50 की मल्टीप्लाई कर लो, 100 की मल्टीप्लाई कर लो, उसकी वजह से आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन सामने एक नंबर लिखा हुआ है और ऑर्डर ये है, तभी ये जागेगा, और ना जागेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब आइडिया देने के लिए, कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻32 टाइम्स देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसी को तो बोलते हैं इनफाइनाइट होना। तो इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स 10⁻30 टाइम्स ज्यादा है। 10⁻30 मजाक तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर मेरे पास 0.0000001 पैसा है और मेरा कोई पैसा इतना गुना कर दे, अगले ही मोमेंट दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा, अगले ही मोमेंट। और ऐसा अमीर, इतना अमीर कि कोई बन ही नहीं पाएगा। पूरे अर्थ की इकोनॉमी उतनी एग्जिस्ट नहीं करती जितना मेरे पास पैसा हो जाएगा। क्या? वो तुम्हें समझ में आया इसलिए, है ना। दूसरा, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लेना हो तो, अगर मैं बात करूं 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है? 6। अरे 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 6 जीरो हो गई। और 1 बिलियन में 9 जीरो, क्योंकि 100 मिलियन में क्या होता है? 1 बिलियन। तो फिर यहां पे 8 जीरो नहीं आनी चाहिए? डिजिट की बात नहीं कर रहा मैं,
डिजिट नो आएंगी, 0 तो 8 ही आएंगी ना। हाँ, तो ऐसे कर लो तुम, इसको 7 डिजिट बोल लो और इसको 9 डिजिट बोल लो, ठीक है। दो ही तो जीरो बढ़े हैं यहां से आने पे, इंक्रीमेंट कितने जीरो का हुआ है, सही बात है। 1 मिलियन सेकंड, 1 मिलियन सेकंड कुछ मिनट होते हैं, जैसे 32 मिनट या ऐसे कुछ। 1 मिलियन सेकंड ना, नहीं 32 मिनट कहाँ होंगे, नहीं, हाँ दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली ये डेज होंगे, है ना। ऐसे देख लो ना 1 मिलियन सेकंड कितना होता है, थोड़ा आइडिया लगी जाएगा उसको। वो कहाँ गया इसमें नंबर, ये रहा, 1 मिलियन सेकंड इन डेज, 11 दिन, है ना, याद रखोगे 11 दिन। अब बस मैं एम की जगह एक बी लगाने जा रहा हूं, बस। 11 दिन 11 साल में कन्वर्ट हो चुका है, सिर्फ 2 जीरो का खेल है, सिर्फ 2 जीरो का। और ये कौन सी 2 जीरो का, जो 7 डिजिट के बाद आती है। सोचो उस जीरो का क्या इफेक्ट आता होगा जो 29 जीरो के बाद तीसरी आती होगी। आई बात समझ में? क्या नहीं पता, नहीं ऐसे तो पता है, ऐसे तो पता है, यूनिट तो लोगों ने बहुत डिफाइन करी हुई है, बहुत बहुत खाली टाइम है लोगों के पास, करा हुआ है सब डिफाइन। लोग यार जनरेशन डिफाइन कर रहे हैं बैठ बैठ के, ये जेन जी, ये मिलेनियल, इतना खाली टाइम है लोगों के पास। तो सिर्फ 2 जीरो का इफेक्ट मैंने तुम्हें शुरुआत में ही दिखा दिया, सोचो बाद की आने वाली जीरो का क्या इफेक्ट रहा होगा, ठीक है। तो इतने टाइम से स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दिक्कत ये है कि अगर ये सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स हो जाए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही टाइप का फोर्स होता है, जनरली तुम किताबों में भी ही पढ़ोगे कि न्यूक्लियर फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा नहीं होता। नेचर को इसको रिपल्सिव प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, मजबूरी है। अगर नहीं दी तो ये तो अट्रैक्ट करवा करवा के न्यूक्लियस को क्रश कर देगा, एक पॉइंट पे ले आएगा, कोई डायमेंशन नहीं बचेगी न्यूक्लियस की। तो दुनिया के सभी एटम की न्यूक्लियस की अगर कोई डायमेंशन ही नहीं बची तो हर एटम खत्म हो जाएगा, तो उसी मोमेंट पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसको एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, किसको, हम तो नहीं दे सकते, हमने तो बनाया भी नहीं है, तो कौन देगा, नेचर ही देगी, है ना। तो मोस्टली अट्रैक्टिव होगा, कैसे पता मोस्टली अट्रैक्टिव, तभी तो 2 प्रोटॉन साथ में बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर तुम दूरी इससे भी कम करने की कोशिश करोगे तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली अट्रैक्टिव इफ जो मेरी दूरी है या साइज है वो साइज 10⁻⁻15 मीटर से भी छोटा होने की कोशिश करेगा तो रिपल्सिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो न्यूक्लियस और ब्लैक होल में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। फिर ये चार्ज और मास का फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज का फंक्शन होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन की इज्जत करता कि पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर, ठीक है। अगर ये मास की इज्जत करता तो ये देखता कि न्यूक्लियस में 2 चीजें हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों का मास अलग 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 तरीके से लगता, दोनों को सेम तरीके से लगा, तो ना इसने मास की इज्जत रखी है ना चार्ज की। तुम्हारा कोई चार्ज हो, तुम्हारा कोई मास हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम दो अपोजिट नेचर के हो, सेम नेचर के हो, तुम्हारा मास कैसा है, किस टाइप के हो तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है स्पिन। हाँ, तो ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, चार्ज और मास डिपेंडेंट फोर्स नहीं होते। आई कैन नॉट डिस्क्राइब न्यूक्लियर फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड मास, देयर इज नो फॉर्मूला, क्योंकि जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये दूरी का तो फंक्शन है, दिख रहा है ना, दूरी का तो फंक्शन है, लेकिन हम दूरी भी नहीं पता कर पाते। तो मेरे पास कोई न्यूक्लियर फोर्स का ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर x, ये x क्या है ये नहीं पता मुझे, स्क्वायर है, स्क्वायर तो हो नहीं सकता, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाता है ना, कि पावर 7 है, पावर 8 है, पावर रूट में है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला, ठीक है। अब स्पिन 2 टाइप की होती है, पढ़ चुके हो तुम, पैरेलल स्पिन
अपोजिट स्पिन। पढ़िए ये सब तो। अगर मेरी स्पिन पैरेलल है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तुम्हारा छठा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अगर अपोजिट स्पिन है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये नहीं है ये वीक है, कब्जा भी सब पे करे हुए है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी, जितने भी फोर्स है दुनिया में यूनिवर्स में, उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का वीक होने का मतलब स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में वीक होना, किसी और के कंपैरिजन में नहीं। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कब आएंगे? जब अपोजिट स्पिन होगी, पैरेलल स्पिन हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब अगर मेरे पास न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन की स्पिन मैच हो गई तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। स्पिन मैच नहीं हुई तो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा भी, बट स्लाइटली वीक होगा इससे। लेकिन ये वीक भी 10⁻30 टाइम ज्यादा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ठीक है। फिर सबसे आखिरी बात, ये कंजर्वेटिव नहीं होता नेचर में। कंजर्व तो उन फोर्स को करोगे ना जो पहले पढ़े गए हो। तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पता है, हमें आज तक कुछ नहीं पता न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्या चीज है क्या भला है। बस मुझे इतना पता है कि ये पैदा किसकी वजह से हुआ, बाइंडिंग एनर्जी। कौन पैदा किया ये फोर्स? बाइंडिंग एनर्जी। कौन प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन नहीं होने दे रहा? सिस्टम में एनर्जी की कमी। ठीक है, और वो एनर्जी की कमी ही बाइंडिंग एनर्जी है। तो दो प्रोटॉन पास में बैठना बिल्कुल ना के बराबर था, हम तो बिठा भी नहीं सकते। दो प्रोटॉन को तुम एग्जिस्ट नहीं करवा सकते साथ साथ, रियल फिजिकल वर्ल्ड में तो नहीं करा सकते। न्यूक्लियस में अपने आप कर रहे हैं एग्जिस्ट, अपने आप। ठीक है, तो ये सब फोर्सेस की कहानी थी, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा जनरली तो ये अट्रैक्टिव होता है ना, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ना, ये अट्रैक्टिव रिपल्शन इस सब का क्या माजरा है। पोटेंशियल एनर्जी पता है तुम्हें, बाइंडिंग एनर्जी पता है ना। अगर तुम्हें पोटेंशियल और बाइंडिंग एनर्जी पता है तो मैं दोनों को मर्ज करने वाला हूँ। ठीक है, असली बात तुम्हें ये समझ में आएगी 11वीं में। 11वीं में एक ऐसा ग्राफ बनाया जाता है, जब हम पढ़ाते हैं कि फोर्स का डेरिवेटिव ही क्या होता है, सॉरी एनर्जी का डेरिवेटिव ही क्या होता है, फोर्स। ड्यू बाई डी एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट इज फोर्स, है ना। फर्क नहीं पड़ता कौन सा है वो, जिस टाइप की एनर्जी उसी टाइप का फोर्स। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव इज फोर्स। और जहां पोटेंशियल एनर्जी डी यू बाई डी एक्स मतलब फोर्स 0 होता हो, वहां एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम। डबल डेरिवेटिव ऐसे ये पता कर लेते हैं कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो ही सिस्टम स्टेबल होते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए तो इसको तुम देखो बाइंडिंग एनर्जी की तरह, और ये एक्स फर्मी की तरह आ गया। अगर मैं यहां पोटेंशियल एनर्जी और यहां एक्स लिख दूं, सेम ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का नहीं बन जाएगा 11th क्लास में, पावर एनर्जी में। वही ग्राफ मैंने यहां बाइंडिंग एनर्जी और एक्स के बीच में कह दिया। अब सुनना ध्यान से, इसको मान लो लगभग 0.8 फर्मी, इसको मान लो लगभग 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी के बाद न्यूक्लियर फोर्स देखो कितना कमजोर होने लगा, और 1.2 फर्मी से आगे गए तो न्यूक्लियस से बाहर आ गए। जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आए तो अब न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं लगेगा, अब प्रोटॉन प्रोटॉन गोली की तरह भाग जाएंगे, क्योंकि उनको बाउंड करने के लिए कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि बाउंड्री सिस्टम तो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से बाहर ले आए कौन सा बाउंड्री सिस्टम, फिर तो गोली की तरह भाग जाएंगे एकदम। तो इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स कितना हो गया, 0। अब इधर कुछ ढंग का देखने को मिला, मुझे बताओ ये क्या बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव है क्या? बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव तो नहीं देखी हमने, बाइंडिंग एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। सिस्टम बनने में जो एनर्जी रिलीज हो गई वो तो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज हुई थी ना, तभी तो एनर्जी की कमी आई, ये वाली नेगेटिव आई। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि बाउंडेड सिस्टम और बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो मुझे अब इसको बाइंडिंग एनर्जी की बजाय यहां पे भी क्या बोलना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, खुद देखो। अगर ये फर्मी लेवल पे रहता है, फर्मी लेवल पे रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट्स टू बाउंडेड सिस्टम। आई बात समझ में? इसके ऊपर क्या ये फर्मी से छोटा हो गया, छोटा हो रहा है। अबे इधर दूरी घटेगी नहीं, क्या इधर दूरी छोटी होती जा रही है? और अब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का एक और मतलब होता है, फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का एक और मतलब होता है, फोर्सेस आर, सब पढ़ा हुआ है हमने अभी। इससे कम अगर दूरी कर दिया रिपल्सिव हो जाएंगे, यही मैंने यहां लिखा है।
कुदरत का खेल करना पड़ा, वरना एग्जिस्ट नहीं करता कुछ भी। और इसके बाहर क्या हो जाएगा, अब मैं बताता हूं। यहां से लेके यहां तक का दायरा किसका है, न्यूक्लियर फोर्स का। यहां इसके आगे दायरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इससे आगे का भी दायरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। इसका मतलब इस दूरी के लिए, इस वाली दूरी के लिए फोर्सेस रिपल्सिव है, फोर्सेस रिपल्सिव है। तो अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक ना बोल के इसको न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव बोला गया, क्योंकि ये किस ऑर्डर का होगा वो भी नहीं पता मुझे। हाँ, ये किस दूरी के कितने इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ये नहीं पता, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलना पड़ा, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं। अगर तुम कहीं पढ़ते हो ओनली अट्रैक्टिव, तो वहां छिटकना मत कि नहीं यार ये तो रिपल्सिव भी होता है, सर ने बताया, तो चुपचाप मान लेना, क्योंकि वो जिस लेवल की बात कर रहा है वो सही है अपने कन्फाइंड लेवल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, न्यूक्लियस से बाहर आते ही कौन जीत जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से जीत जाएगा। अब वो न्यूक्लियर फोर्स से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का दायरा ही कितना था, इतना सा, जहां न्यूक्लियस खत्म वहां न्यूक्लियर फोर्स खत्म। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इस ग्राफ से ये चीज थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। इसमें एक्चुअल में होता ही है कि दो प्रोटॉन की प्लेसमेंट क्या है उस पर डिपेंड कर जाता है फोर्स, और मैंने न्यूट्रॉन की क्या डिस्प्लेसमेंट करवाई है और क्या डिस्टेंस करवाई है उसके हिसाब से फोर्स बदल जाता है। बेसिकली डिस्टेंस बदलने पे भी बदलता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि आर के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो मान लो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, तो मान लो ये भी दूरी एक्स है और ये भी दूरी एक्स है, क्या रेडियली आउटवर्ड दोनों एक्स दूरी में गए हो, यहां पे भी एक न्यूक्लियन है यहाँ पे भी एक न्यूक्लियन है, कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा यहां दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, इसलिए कैसा हुआ, नॉन कंजर्वेटिव। ये जो कहने बहुत आसान होते हैं और नोट्स बनवाने भी बहुत आसान होते हैं, 7 पॉइंट लिखो खत्म करो, कितना ही टाइम लगता है, राइटिंग तेज हो तो, राइटिंग तेज हो 7.2 मिनट में खत्म। बट कौन बताएगा हाँ नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या, ये है नॉन कंजर्वेटिव का मतलब, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियर फोर्स क्या क्या बला है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मेरा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगे या वीक न्यूक्लियर फोर्स लगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होंगे तो मेरा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। क्या न्यूक्लियर फोर्स कहीं कहीं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, कर रहा है। अब तुम्हें एक और सच बताता हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल जो सजी पड़ी है वो इस हिसाब से नहीं सजी पड़ी, क्योंकि उसमें मोल्स वगैरह में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो अबेंडेंटली मुझे मिलता है आइसोटोप, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप है, पीरियोडिक टेबल में हम कौन सा वाला आइसोटोप लिखते हैं, जो जिसकी अबेंडेंस ज्यादा होती है, जो मुझे ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। गलत है वो, असलियत में होता ही है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उनका वो वाला आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में है जिसका न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब एफ ब्लॉक में सारे के सारे वो एलिमेंट आए जिसका हम कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस वाला आइसोटोप नहीं ढूंढ पाए। मान ले मेरे पास 3 आइसोटोप है, मुझे एक आइसोटोप मिला जिसकी अबंडेंस 10% है, दूसरा आइसोटोप मिला जिसकी अबंडेंस 30% है, चौथा आइसोटोप मिला जिसकी अबंडेंस तीसरा आइसोटोप मिला जिसकी अबंडेंस 60% है। तो 3 ही आइसोटोप बने क्योंकि 100% अबंडेंस आ गई, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है उसका जिसकी 10% अबंडेंस है, तो पीरियोडिक टेबल में मैं 60% अबंडेंस वाला नहीं लिखूंगा, 10% अबंडेंस वाला लिखूंगा, ठीक है। लेकिन हम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन एलिमेंट को बोला जाता है जिनके अगर 36 आइसोटोप भी एग्जिस्ट करे तो एक भी अबंडेंस का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं पाया गया, तो उनको बोल दिया गया रेडियो एक्टिव। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम के कोई भी आइसोटोप, कितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करे, एक भी ऐसा नहीं पाया गया जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होता। तो पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी किसके हिसाब से सजाई गई है, स्टेबल न्यूक्लियस के हिसाब से। ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलने से बदलते हैं, है ना। तो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट भी तो वो लिखा गया होगा ना जिसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, वरना जहां ऑक्सीजन लिखा हुआ है वहां कल को दिन नाइट्रोजन बैठ जाएगा आके अगर एक प्रोटॉन लूज कर दिया।
आई बात समझ में? तो इट इज नॉट ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक बात कहाँ आ गई है? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जब छेड़खानी होती है तो न्यूक्लियर फोर्सेस इमर्ज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन में छेड़खानी होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को झेलने की औकात है हमारी, न्यूक्लियर फोर्स को नहीं है। ठीक है। तो इसलिए पूरी पीरियड टेबल किसके हिसाब से सजाई गई? स्टेबल न्यूक्लियस। और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना चालू करना चाहिए अब हमें। ठीक है, ऑब्वियसली मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि पहले किस चीज की जरूरत पड़ी, उसके हिसाब से फिर क्या चीजें आई, और उसके हिसाब से फिर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं कहानी की तरह एकदम। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। क्यों पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस? यही काम की चीज है, क्योंकि मैं तो इसी चीज पे ध्यान दूंगा ना कि कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल ना हो जाए। अनस्टेबल हो तो रेडियो एक्टिविटी आएगी, और रेडियो एक्टिविटी में तुम जानते हो एक सिंबल बना होता है, दूर रहो 1 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज कौन हुई? रेडियो एक्टिविटी हुई ना। तो इसका मतलब मेरा परम धर्म क्या बनता है कि अगर जिंदा रहना है तो कम से कम न्यूक्लियस तो स्टेबल रहे। ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, अगर न्यूक्लियर फोर्स, वैसे तो देखो दो दो फोर्स एक साथ होते हैं पिक्चर में न्यूक्लियस के अंदर, इस पे एक फोर्स तो लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, और एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा नेचर में, और ऑब्वियसली कभी भी मेरे दो न्यूक्लियन इससे कम दूरी पे नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि जैसे ही आएंगे रिपल्शन आ जाएगी, और रिपल्शन आती वापस इस दूरी पे आ जाएगा, और जैसे ही इस दूरी पे आएगा फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ये वो पॉइंट है, इससे हल्का सा भी इधर आते ही रिपल्सिव, और जैसे ही ये रिपल्सिव हुआ तो दूर भागेंगे ना, और जैसे ही दूर भागे किस में आ गए? फर्मी रीजन में, और जैसे ही फर्मी रीजन आया फोर्स अट्रैक्टिव हो गया। समझ रहा है? तो इसकी वजह से तो स्टेबिलिटी हर्ट नहीं हो रही है। स्टेबिलिटी हर्ट इसकी वजह से होगी अगर न्यूक्लियस का साइज हल्का सा भी ग्रो कर गया तो वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, क्योंकि फोर्स रिपल्सिव हो जाएंगे। किसकी वजह से? वो रिपल्सिव न्यूक्लियस की वजह से ना, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अगर मैं बोल दूं कि प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लगता तो यहां पे बेशक न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाता, वो तब भी नहीं भागते। तो इसका मतलब ये वो फैक्टर है जो न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाता है, लीड्स टू अनस्टेबिलिटी। अच्छा, अब एक और चीज, न्यूक्लियस से बाहर निकलती है एटॉमिक लेवल पे यही फोर्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कहीं किसी मर्ज की दवा दूसरे के लिए जहर भी हो सकती है। देखा वही चीज? हाँ, खांसी की दवा पीले वाले को मार देती है ना। सांप के काटने वाले को कीमोथेरेपी दी जाती है, या कैंसर वाले को कीमोथेरेपी दी जाती है। किसी बढ़िया से चलते फिरते इंसान को कीमोथेरेपी दे दोगे, उसको कैंसर जरूर हो जाएगा। हाँ। तो यही आइंस्टाइन कुछ ऐसी ऐसी बातें नहीं बोल रहा था कि एक ही फिनोमिना के दो अपोजिट नेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना न्यूक्लियस के अंदर स्टेबिलिटी को कम करता है, और न्यूक्लियस के बाहर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, ये अट्रैक्टिव होगा, है ना। इसको ऑलवेज अट्रैक्टिव बोलने का भी रीजन यही है, अगर ये रिपल्सिव होने की कोशिश करेगा वापस से रिपल्सिव होके वापस से अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये अट्रैक्टिव होगा और किसको लीड करेगा? लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो मेरा न्यूक्लियस का स्टेबल होना एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग के ऊपर बेस्ड है कि कब तक मेरा एफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैट से बड़ा है, तब तक तो वो स्टेबल है, और जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियर फोर्स बड़ा कब होगा? जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि किसकी वजह से पैदा हुआ ये? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से पैदा हुआ। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स, और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। बहुत नेचुरल सी चीज है, सबका समझ में आती है, जब तक मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही आसान एग्जांपल है, हर बार ये एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्ञान भी होना चाहिए ना, क्योंकि एक जीडीपी होता है और एक पीसीआई होता है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है, पर कैपिटा इनकम, एक सर पे कितना पैसा फेंका जाता है ना। तो एक इंडिविजुअल की कमाई, तो पूरी कंट्री मिलके कितना प्रोड्यूस कर रही है, और एक के बदले कितना आ रहा है। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है। एक कंट्री है जिसकी जीडीपी बहुत हाई है,
एक कंट्री जिसकी जीडीपी बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम ना के बराबर है। ठीक है, एक कंट्री जिसकी जीडीपी बहुत हाई है और पर कैपिटा इनकम भी हाई है, एक जिसकी जीडीपी बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम हाई है। मुझे बताओ, ये कंट्री अच्छा खासा लेवल का माल प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आदमी मर रहा है उसमें, कमा नहीं पा रहा है ना, पर हेड इनकम खत्म हो गई। तो अब जीडीपी ज्यादा है तो पक्की बात है इकोनॉमी तो स्ट्रांग है, पैसा भर भर के आ रहा है कंट्री में, पर वो कुछ ही लोगों में बट रहा है बस। तो ये सब देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही कंट्री का नाम आ रहा है, वो तुम जानो। प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो रहा है, जीडीपी बहुत आई है, पर कैपिटा इनकम खत्म है। दूसरा आता है जीडीपी ज्यादा है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इसका मतलब एक कंट्री प्रोड्यूस भी करती है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा, तो हर किसी को अपना हक मिल रहा है। ठीक है, फिर जीडीपी बहुत कम है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये लोग कुछ नहीं करते, बैठ के खा रहे हैं। सीम्स लाइक गवर्नमेंट जॉब, है ना, द दमाद्स ऑफ इंडिया। तो ये सबसे बढ़िया चीज लगी, है ना। इसका मतलब ये है कि एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है मेरे पास, मीनिंगफुल क्वांटिटी, है ना, और उसके बदले हर आदमी खुश भी है। समझ आया। तो ये मान लो कि जीडीपी से जो इकोनॉमी प्रोड्यूस हुई है, जीडीपी से जो इकोनॉमी प्रोड्यूस हुई है वो बराबर बटी है ना। अब ये तो चलो ठीक है, अब मैं एक और चीज बोलता हूं, ये जो पर कैपिटा इनकम है पर हेड बढ़ती है ना, अब मैं बोलता हूं किन्हीं दो कंट्री की जीडीपी सेम है, किन्हीं दो कंट्री की जीडीपी सेम है। एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 150 करोड़, और एक पॉपुलेशन है, एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है लगभग मान लो 30 करोड़, जीडीपी सेम है दोनों की। तो तुम्हें क्या लगता है कि पर कैपिटा इनकम किस कंट्री की ज्यादा होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली, पॉपुलेशन कम है, क्लियर है वाली बात, बेसिक इकोनॉमीज। तो यहां पे क्योंकि पॉपुलेशन कम है, पर हेड इनकम ज्यादा बांटे में आएगी, तो यहां लोग थोड़ा खुश रह पाएंगे अगर जीडीपी सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी दो न्यूक्लियस की सेम है। एक न्यूक्लियस में मान लो 150 लोग रहते हैं, मतलब 150 न्यूक्लियॉन्स, एक में 30 न्यूक्लियॉन रहते हैं। अब क्या ख्याल है, ऊपर वाला नीचे वाला कौन ज्यादा स्टेबल? नीचे वाले स्टेबल हुए। तो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कितनी है उससे स्टेबिलिटी का पता नहीं लगता, एक न्यूक्लियॉन के बाटे में कितनी बाइंडिंग एनर्जी आई है उससे पता लगता है स्टेबिलिटी का। अब आगे बात समझ, तो थोड़ी बहुत तुमने कॉमर्स भी सीख ली, थोड़ा जजमेंट भी हो गए, है ना। तो फर्क किससे पढ़ना चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। ठीक है, अब वो निकाल लेनी चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, ए न्यूक्लियॉन्स ने मिलके, क्योंकि किसी भी एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ए ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सही बात है। तो इसमें क्या क्या आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एडिशन आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए आ गए। ए ने बाइंडिंग एनर्जी को कितना कंट्रीब्यूट किया? बी। ए न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? बी। तो एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? बीई डिवाइडेड बाय ए। तो इसका मतलब मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला आ चुका है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब जिसका ये ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। तो सबसे पहले तुमने क्या सीखा कि बाइंडिंग एनर्जी उतनी काम की चीज नहीं है जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा काम की है। जस्ट लाइक एनर्जी उतनी काम की चीज नहीं थी इलेक्ट्रोस्टैट में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितनी काम की चीज पावर थी। पावर, अरे पंखा पावर से ही तो चलाएगा। अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ किस लिए रहा था तू? करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ रहा था या यूनिवर्स बनाने के लिए पढ़ रहा था या क्वांटम के लिए पढ़ रहा था? मैंने कभी उस लेवल की पढ़ाई नहीं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट जो क्वांटम में काम आ जाए। ठीक है, तो ये है तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये ज्यादा काम की चीज है अपनी। ठीक है, तो अब हमने ग्राफ बनाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन
और एलिमेंट कौन सा लिया। ए मुझे क्या बताएगा कौन सा एलिमेंट है, मतलब मास नंबर, है ना। और यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। समझ आया। इसका ग्राफ जब प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा आया। ये बहुत खराब और गलत ग्राफ बनाया मैंने, बट समझाने के लिए बहुत सही है। असली ग्राफ तुम्हें देखना है ये एनसीईआरटी में खोल के, वहां से रट्टे मारना है इसके, क्योंकि बना तो मैं भी दूंगा बट यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा उसका, वो रटने वाली चीज है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट वगैरह बताए हुए हैं, जो जो एलिमेंट बताए हैं वो बढ़िया तरीके से रटने हैं, पूरा क्रैम करना है, रट्टा पेलना है इसका। ठीक है। तो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं यहां दे दूंगा तुम्हें, बट ये ग्राफ गलत है, समझ रहा, ग्राफ गलत है। जो चीजें बताऊंगा वो सही होंगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। सॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है, सॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है। एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ ये रहा, एनसीईआरटी रेफर करना उसके लिए, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, ये आदमी हो गया हाइड्रोजन, और इसकी एनर्जी 1.1, ये किसमें लिखा जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा निकल, आयरन, कोबाल्ट इन सब की होती है, जिनका ए लगभग 62 के आसपास हो। तो इसका मतलब जनरली ये होता है 50 से लेके 80 के बीच ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होंगे। ये 50 से 80 क्या है, अरे ए मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस। 50 से 80 जिसका है एक न्यूक्लियस में, अगर 80 लोग रह रहे हैं तो कोई एलिमेंट उत्पन्न होता होगा उससे, और वो एलिमेंट की एनर्जी लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की नहीं, किसकी है, पर न्यूक्लियन की। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी इतनी आ रही है तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब तुम्हें पता है यूरेनियम का ये तो बहुत ज्यादा होता है, 240 260 के आसपास लगता है इनका ए, है ना। लेकिन इसकी एनर्जी 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा हूं सॉरी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। किससे कम है, 50 वाले से। समझ में आया। तो यूरेनियम का न्यूक्लियस इसलिए अनस्टेबल है, और हाइड्रोजन तुम जानते हो अनस्टेबल है। क्या कहा, ये सबसे आखिरी वाला पता नहीं, हाँ, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ, ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनाया मैंने, जो बातें बताऊंगा वो एग्जैक्ट होंगी। तो जो जो बता रहा हूँ अब वो सब एग्जैक्ट है, वो सब सीखने वाली बात है। अच्छा अब और चीज सुनना, पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में तुम्हें क्या लगता है हर एलिमेंट का क्या सपना होता होगा, स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले न्यूक्लियस तो स्टेबल कर लो, इलेक्ट्रॉन तो बाद में जाओगे। तो हर एलिमेंट का काम क्या है, कम से कम पहले न्यूक्लियस तो स्टेबल हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम्हें नहीं लगता पीरियोडिक टेबल के हर आदमी का सपना है निकल, आयरन, कोबाल्ट बनना, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो इधर वाले लोग हैं उसमें दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे, दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे और फाइनली एक न्यूक्लियस बनाएंगे, फाइनली एक न्यूक्लियस बनाएंगे। तो दो न्यूक्लियस मिलके एक न्यूक्लियस बनाएंगे, तभी तो ए बढ़ेगा उनका। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स में है ना, तो यहां न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो दोनों न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना ले, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली हीलियम ज्यादा स्टेबल है, हीलियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। ये यूरेनियम। तो जब दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, हीलियम। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, खत्म, हाइड्रोजन खत्म, किस में कन्वर्ट हो गए वो। और ऐसा करने के लिए एनर्जी रिलीज हुई होगी, और अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो मेरे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी होगी, और बाइंडिंग एनर्जी जब बढ़ी तो बाद में पता लगा कि एक न्यूक्लियस के बाटे में ज्यादा आ गई पहले से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हीलियम की ज्यादा हो गई, किससे, हाइड्रोजन से। तो दो न्यूक्लियस जुड़े और एक फाइनल न्यूक्लियस बन गया। तो इससे इससे इधर वाले जितने भी प्राणी हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सब क्या करेंगे, जुड़ जुड़ के क्या बनाने की कोशिश करेंगे, अपना ए 62 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे, ताकि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो जाए।
क्योंकि जिस दिन 62 बन गए उस दिन वो आयरन बन जाएगा। यही 2 हाइड्रोजन तो हीलियम बने हैं, क्योंकि नाम किसके बेसिस पे रखा गया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलेंगे तो एलिमेंट ही खुद एलिमेंट ही बदल जाएगा। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति आ गई ऐसी कि मैं न्यूक्लियस को कंट्रोल कर सकता हूं, स्वभाव पालतू बन गया है मेरा। तो मैं कार्बन पकड़ा इधर, कार्बन में यूं फेंक के मारा कंचे की तरह एक न्यूट्रॉन, ये एक प्रोटॉन फेंक के मार दिया। जैसे ही एक प्रोटॉन इसको दे दिया, अब इसके पास कितने प्रोटॉन हो गए हैं? 12 की बजाय 13। अब ये कार्बन बचा नहीं, तो मैंने क्या क्या फेंक के मारा? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन फेंक दिया कंचे की तरह, और न्यूक्लियस को स्टेबल रखा। तो अब ये ही कार्बन क्या बन गया है? नाइट्रोजन। समझ आया? तो जब प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बदलते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो एलिमेंट ही बदल जाता है खुद। ठीक है? तो 2 न्यूक्लियस जब जुड़ेंगे इस साइड, तभी वो 62 के ज्यादा क्लोज पहुंच पाएंगे, क्योंकि इधर वाले लोगों का ए छोटा छोटा है, तो A1 प्लस A2 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ए को। समझ में आया? ऐसे ये नहीं लग रहा कि तुम्हें 2 चीजें फ्यूज हो गई हैं आपस में, इसीलिए इन रिएक्शन को बोला जाता है फ्यूजन। तो अब तुम्हें पता है फ्यूजन उन लोगों में होगी जो जिनका ए 62 से कम है, इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है? अच्छा, इधर वाले लोग इधर आने की कोशिश करेंगे, और इधर ऑलरेडी 62 से बड़े हैं ये, तो यहां पे क्या होगा? एक बड़ा एक किसमें टूटने की कोशिश करेगा? 2 छोटे न्यूक्लियस में टूटने की कोशिश करेगा। तो यहां पे एक न्यूक्लियस होगा, वो किसमें ब्रेक होने की कोशिश करेगा? हाँ हाँ है, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोबारा पढ़िए। समझ गए क्यों नहीं मिटोया? इसलिए नहीं मिटोया। भरोसा, मैं एक्सपेक्टेशन 0 है मेरी। यहां पे एक न्यूक्लियस में जब 2 टूटेंगे, इनको बोलते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो मियोसिस भी ऐसे ही होता है एग्जैक्टली। मियोसिस होता है इसीलिए ताकि वो जो 2 एग्स है वो स्टेबल हो जाए। मियोसिस तभी होता है जब, मतलब अगर सेल की भाषा में अगर मैं उन्हें एक्स बोल दूं, तो जब वो दोनों अलग अलग हो जाए, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, स्टेबिलिटी होती क्या है वैसे? ये भी तो पता होना चाहिए ना। व्हाट स्टेबिलिटी इज? तो कभी सोचा ही नहीं तुमने, तो आज पूछ लिया मैंने, चलो पूछ लिया। व्हाट स्टेबिलिटी इज? बायो में नहीं, यूनिवर्सली बताओ मुझे। क्या बायो बायो ऐसे कुछ नहीं होता, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मिनिमम, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए तो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, क्या होता है मिनिमम एनर्जी? एनर्जी का मिनिमम होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू बी, टू एग्जिस्ट इन मिनिमम एनर्जी स्टेट या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट? व्हाट डज इट मीन? फोर्स तो कंटिन्यूअसली एक्शन में है। अगर फोर्स ही नहीं लगेंगे तो एनर्जी ही खत्म हो जाएगी, तो वो फ्री हो जाएंगे, डजंट मीन वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी भी तो रिलेटिव होती होगी ना। तो अब बताओ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है एक्चुअल में? स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो जैसा है वैसा रहना चाहेगा, जो चेंज को अपोज करे इज स्टेबिलिटी। एनीथिंग विच अपोज द चेंज इज स्टेबिलिटी। ठीक है? अब किसी भी चीज की अति और किसी भी चीज की ज्यादा कमी, दोनों स्टेबिलिटी खो देते हो। रिप्रोडक्शन होने का मेन कोर रीजन यही है, स्टेबिलिटी। नहीं करोगे तो चेंज क्या होगा? 0 आ जाएगा, खत्म हो जाओगे तुम। तो तुम खत्म हो रहे हो, उसको अपोज करोगे ना। और चेंज क्या है? एग्जिस्टेंस का। तो एग्जिस्टेंस चेंज ना हो, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट। लाइफ सस्टेन रहे, रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट, हर स्पीशीज को दिया है। ठीक है? बहुत ज्यादा लाइफ आ जाए, अनस्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी एक बहुत ही क्रिटिकल सी चीज है।
और वो ऐसा है कि चीजें जैसी है वैसी रहे। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती ही तब है, ठीक है। जैसे बहुत सारी पॉपुलेशन है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो तुम्हें पता है कि एक की फर्टिलिटी कम हो जाती है, कोई भी स्पीशीज हो। अब से 300 साल पहले वाले इंसान उठाओ, जब वॉर्स वगैरह होती थी, अब का इंसान उठा लो, है ना, और तब फर्टिलिटी और आज की डेट की फर्टिलिटी की क्वालिटी में चेक कर लो। तो ये क्यों हो रहा है? ताकि पोटेंशियल एनर्जी वही रहे जो थी। नेचर है, इसको कोई अपोज नहीं कर सकता। 150 करोड़ हो गई, बट कंट्रीब्यूशन तो उतना ही है जितना पहले लोग कर रहे थे, बल्कि अब और कम कंट्रीब्यूशन आ गया है। नंबर ऑफ हेड बढ़ चुके हैं, कंट्रीब्यूशन कम हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ज़ोंबीज का भी कोई फायदा नहीं है ना। तू भी उन्हीं में याद आएगा। हम्म, तो ये अगर तू ये काम करेगा तो एक एक्सटर्नल एजेंट ही अगर ये काम कर रहा है तो उससे भी स्टेबिलिटी घटती है, केओस बढ़ती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नहीं जाना अच्छा है, क्योंकि फिर ये जो केओस वगैरह वाली थ्योरी है, फिर ये इफेक्ट में आ जाती है, फिर एंट्रोपी आ जाती है, फिर एंट्रोपी एनर्जी डिफाई करती है, बहुत सारी चीजें हैं फिर, ठीक है। तो सिंपल सिंपल आसान भाषा में ये है कि यूरेनियम को स्टेबल इसलिए होना है ताकि इसका न्यूक्लियस जिंदा रहे, और ऐसा करने का एक औपचारिक तरीका ये है कि दो अलग अलग न्यूक्लियस बना लो, 62 के करीब आओ, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि यही एक न्यूक्लियस दो में बदल गया है तो फिजन हो चुका है। तो ये वाले लोग हमेशा क्या शो करेंगे? फिजन रिएक्शन। और ये वाले लोग हमेशा क्या शो करेंगे? फ्यूजन रिएक्शन। क्या यहां फ्यूज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है न्यूक्लियस की? यहां डिफ्यूज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है न्यूक्लियस की। तो मेन गोल इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इधर वाले लोगों को फ्यूजन करना पड़ेगा, इधर सॉरी इधर वालों को फिजन करना पड़ेगा, इधर वालों को फ्यूजन करना पड़ेगा। तो दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है, फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि किसको फ्यूज करा सकते हैं और किसको डिसइंटीग्रेट करा सकते हैं, है ना। अच्छा, ये दोनों के दोनों खुद होने वाले हैं। मुझे कैसे पता खुद होने वाले हैं? जो स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करे वो खुद ही हो सकता है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम नहीं करते कि हाइड्रोजन मिलाया और हीलियम बना लिया, हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये खुद होने वाली चीज है। अब तुम सोचोगे कि सर हाइड्रोजन तो बहुत है हमारे पास, हीलियम काहे नहीं बन रहा है? तो जिस हाइड्रोजन की बात हो रही है वो नहीं है ना तुम्हारे पास, ये एटॉमिक है और फिजिकल स्टेट है इसकी कुछ, ठीक है, और एनर्जी है यहाँ पे, तो इतना आसान नहीं है। तो अब क्योंकि दिमाग में ये सवाल डाला है मैंने तुम्हारे, खुद तो आया नहीं होगा, हाइड्रोजन की कमी है हमारे पास, तो सारा कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है हीलियम में? तो अब उसके लिए हमें और चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए हमें और चीजें पढ़नी पड़ेगी, और अब हमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेगी जिससे हम गाइड कर पाए या समझ पाए कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? ठीक है। हम्म, हम्म, डिपेंड करता है, वही तो बताने चाह रहा हूँ अभी। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि तू पूरा आधा घंटा फेज मारा है तूने, तो जोन आउट हो गया। तो वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया, अरे जब मैं पूछ लिया और जवाब देने जा रहा हूँ तो फिर नहीं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता ना कि तुम एक चीज के पीछे नाम नाम रखते रहो। तो अब रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें मास कंजर्व होता है, जिसमें मास कंजर्व होता है। मास कंजर्व होने का मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ रखा है तुमने। न्यूक्लियर रिएक्शन तो तुमने पढ़ी रखी होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन कह रहा हूँ सॉरी, केमिकल रिएक्शन तो तुमने पढ़ी रखी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं पढ़ाई दूंगा, बट तुम्हें आइडिया तो है एटलीस्ट कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। इनमें हेर फेर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट,
ये गेम सारा इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के नेचर को पढ़ना इज केमिस्ट्री। पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या है बस। तो अब फिजिक्स हमें पता ही नहीं क्या है। फिजिक्स क्यों नहीं पता हमें क्या है? क्योंकि फिजिक्स को और क्वांटम मैकेनिक्स में एक लाइन डालना बीच में कि ये फिजिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स पॉसिबल नहीं है। तो फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट मान लो, क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट फिजिक्स मान लो, और जैसे ही क्वांटम में मर्ज हो जाएगी तो क्वांटम के अंदर तो केमिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम और ज्यादा पढ़े तो एक टाइम पे हमें ये पता लग जाएगा बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ अलग नहीं है। तुम नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो तुम्हें अलग अलग पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ के पढ़ते हो ना, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ना मुश्किल है, तो तुम एक एक तोड़ के पढ़ते हो। ऐसी साइंस पढ़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ के पढ़ते हो, समझ आ पाती है ना। फिर होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता। पहली वो उड़ गया चीज जो तुम रटते हुए आ रहे थे, अरे मास तो कांस्टेंट है, चांद पे चले जाओ मास कांस्टेंट है, धरती पे ही नहीं है। चांद पे तो बाद में जाएंगे, तो मास कंजर्व नहीं रहता। ठीक है। यहां क्या कंजर्व रहता है? मास, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मास कंजर्व नहीं होता। ठीक है, और यहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्यू वैल्यू के हिसाब से होती है। रिएक्शन किसके हिसाब से होती है? क्यू वैल्यू गाइड्स द रिएक्शन। ठीक है, और एलिमेंट बदल जाते हैं, यहां एलिमेंट नहीं बदलते, वही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। एलिमेंट डज नॉट चेंज, यहां एलिमेंट ही बदल जाता है। रिएक्शन में हिस्सा लिया हाइड्रोजन ने, हीलियम बल के निकला। ठीक है। रिएक्शन में हिस्सा लिया यूरेनियम ने, है ना, और वो के और सीआर बन के निकला। ठीक है, और यूरेनियम कहां गया पता नहीं, वो यूरेनियम ही था जो दो हिस्सों में निकला है आगे। ठीक है, तो इस हिसाब से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। और कौन गाइड करता है यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन को? क्यूवी। ठीक है, अब इस क्यूवी के हिसाब से रिएक्शन को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक मास के अकॉर्डिंग, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। दोनों ही पढ़ा चुका हूं मैं, मास पता है तुम्हें और बाइंडिंग एनर्जी भी पता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी और मास के अकॉर्डिंग अब हम इसको पढ़ेंगे। अगर मास के अकॉर्डिंग पढ़ूं तो यहां पे आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। ये तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी, ये तो होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और यहां पे क्लियरली देखा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दो तरीके से पढ़ेंगे, एक सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग और एक सीधा सीधा मास और बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आई है, इसी बाइंडिंग एनर्जी को बोला गया है क्यू वैल्यू। इसी बाइंडिंग एनर्जी को क्या बोला? क्यू वैल्यू। अब बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव नहीं पढ़ते हम, लेकिन क्यू वैल्यू नेगेटिव हो जाती है क्योंकि रिएक्शन हो रही है, इसीलिए इसको हटा उठू के हमने सीधा बोला क्यूवी। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूं क्या है। इसका मतलब समझना, अगर मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है मास ऑफ प्रोडक्ट से, तो इसका सीधा सीधा मतलब तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा कि मेरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता? क्योंकि जो मैं लाया था रिएक्ट कराने के लिए उसका मास ज्यादा था, जो मिला उसका मास कहां गया? ये मास कंजर्व नहीं होता, इसलिए। तो मुझे एनर्जी मिली या देनी पड़ी? एनर्जी मिली, एनर्जी नहीं। तुम नाप लोगे इसको, ये तो सर 10⁻³ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। और दुनिया में जिन जिन रिएक्शन की क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन खुद होगी, इसका मतलब ये रिएक्शन खुद होगी। जिससे मुझे एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलने का मतलब क्या होता है? वर्क डन खुद हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। क्या मतलब होता है इसका? वर्क डन खुद हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। ठीक है। जैसे एग्जांपल, कपड़े धोने सर्फ डाला मशीन में, तो अब मैल खुद निकलेगा सर्फ के घुलने के बाद। ये जो सर्फ के मॉलिक्यूल अपने आप स्टिक करेंगे डर्ट के साथ,
ऐसे एक एक को कंधे पे लेके भाग के धोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। शैम्पू के पार्टिकल तुम्हारे फोलिकल में जो भी सीबम वगैरह या फिर डर्ट वगैरह होगी वो खुद रिएक्ट करेंगे उनसे, खुद, मुझे नहीं करवानी, ठीक है। सेम सोप वगैरह है ना कोई भी चीज जो खुद हो रही है वो पॉजिटिव क्यू वैल्यू लेगी, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस का स्टेबल होना कैसा काम है? स्पॉन्टेनियस है ना तो अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन खुद से हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, उसका मतलब उसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऐसा भी तो सीखा जा सकता है। तो जो रिएक्शन खुद होती है, जैसे अगर मुझे मान लो इसमें फ्यूजन करवानी पड़ जाए, क्या करवानी पड़ जाए? फ्यूजन, तो तुम्हें लगता है खुद हो जाएगी? नहीं, क्या करवानी पड़ेगी? क्या एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी? तो इसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी, एनर्जी देनी पड़ रही है, खुद से नहीं हो रही। ये कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इसको करवाना हो फिशन, क्या करवाना हो? फिशन, तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी। अब एक और पूरा सच बनाता हूं, असलियत में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर भी स्पॉन्टेनियस होगी, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी फिर भी स्पॉन्टेनियस होगी। दोबारा सुनना, मैंने एनर्जी दी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ओवरऑल क्या बोलूंगा? तो जितना लगाया उससे फालतू मिलना है इस क्यू वैल्यू का पॉजिटिव होना। अब तुम समझो एग्जैक्टली क्यू वैल्यू है क्या। तो क्यू वैल्यू का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस हो जाना। और कौन सी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस माना जाता है? जिनको एनर्जी देनी पड़े या मिले। और इस मिलने का मतलब क्या है? तो एग्जैक्टली बोलो अब, क्या अगर मैं किसी रिएक्शन को एनर्जी देके करवा रहा हूं, जरूरी है उसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव हो? नहीं, क्योंकि अगर मिलने वाली एनर्जी देने वाली से बड़ी हो गई तो तब भी तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, और तब भी वो क्या कहलाएगी? कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी है जिसमें एनर्जी डालनी पड़ती है, ठीक है। जैसे भूस भरा कमरा है, शुरू में तो लाइटर जलाना ही पड़ेगा ना, लेकिन उसके बाद नहीं जलाना पड़ेगा, खुद होगी। तो लाइटर से तुमने कितनी एनर्जी दी होगी, और जब मिली है वो कितनी है? पूरे मोहल्ले का दूध पका लो। आई बात समझ? तो फाइनली वो रिएक्शन कैसी मानी जाएगी? बट शुरुआत में तो दी ना एनर्जी। अब समझ में आया असलियत में स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? तुम समझ गलत एग्जांपल से रहे हो ना। तुम किस एग्जांपल से समझ रहे हो? बॉल ऊपर रखी हुई है, खुद नीचे आई है, किसी ने फोर्स नहीं लगाया है, गिव्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनियस है। पढ़ोगे रत्ती भर तो आएगा भी रत्ती भर समझ में तो असलियत में क्यू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कि एनर्जी का लेना देना होने के बाद एनर्जी फिर भी मिल रही है। इससे कोई मतलब नहीं है एनर्जी देनी पड़ी या लेनी पड़ी ना। तुमने एनर्जी दी, मिलने वाली अगर उससे कम होगी तो क्यू वैल्यू नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ज्यादा होगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब समझ में आया? ठीक है। तो अगर मेरा रिएक्टेंट और मास, सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो गया तो इसका मतलब मास घटा है, रिएक्शन में मास लूज हो चुका, गायब हो चुका। गायब होके कहां? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव, मुझे एनर्जी मिली। वही भैया, अगर मास ऑफ रिएक्टेंट छोटा हो जाए मास ऑफ प्रोडक्ट से, तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है? वरना कहां से आया एक्स्ट्रा मास? तो क्या एनर्जी खर्च हो गई है? मिली कुछ है नहीं, तो यहां एनर्जी गिवन है। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई? क्यू वैल्यू इसकी कैसी होगी? नेगेटिव। और रिएक्शन कैसी होगी? आती है ये बात समझ में अच्छे से? कोई परेशानी यहां तक? पक्का? ठीक है अब इसमें एक और चीज याद रखना, अगर मेरे पास 5 रिएक्टेंट है, या मान लो 2 रिएक्टेंट है और 5 प्रोडक्ट बने, 2 रिएक्टेंट से क्या बने? 5 प्रोडक्ट। तो इन पांचों की टोटल क्यू वैल्यू या टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इन पांचों की मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन दोनों रिएक्टेंट की मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा आ रही है, तो क्या रिएक्शन होगी? क्या स्पॉन्टेनियस होगी? क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अब मैं बताता हूं, अब होगी। ये है कॉन्सेप्ट, एक एक को देखना पड़ता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से कभी स्टेबिलिटी का पता नहीं लगा आज तक। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता लगता है। जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट थे, एक की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी रिएक्टेंट की है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले की। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर एक एक प्रोडक्ट इंडिविजुअली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का है तो अब वो स्पॉन्टेनियस होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा हुआ 2.5 2.5 2.5 2.5 4 बार हो गया। अब 5वां 1.5 वोल्ट का बन गया। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं बोल सकते। एक एक आदमी का बाइंडिंग एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए? रिएक्टेंट से। तब जाके वो स्पॉन्टेनियस होती है, तब जाके ये वाला केस बनता है। असलियत में इस केस का मतलब ये है, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल न्यूक्लियस की भी बाइंडिंग एनर्जी की बात करनी छोड़ दी हमने। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का सिग्निफिकेंस है। बाइंडिंग एनर्जी, ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियस सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। जैसे कोई परिवार है और मान लो मेरा परिवार है और मैं 30,000 रुपए कमा रहा हूं, घर में 2 ही लोग हैं। एक और परिवार है, 18 लोग हैं, वो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है। कौन सा परिवार ज्यादा स्टेबल है? 2 लोग हैं, 15-15 हजार बांटा आ रहा है, बढ़िया मस्त खर्चा चलेगा। वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 18 लोग हैं, है ना? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगले को कम से कम 5 तो बाथरूम चाहिए होंगे, अगर टोकन नहीं काटना तो सुबह सुबह। सही है ना? तो इसीलिए ऑलवेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपोर्टेंट देन ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा दिमाग में रखना ये चीज। 3-3 4-4 बार बार बताऊंगा, तब जाके तुम्हारे खून में उतरेगी ये चीज, तब जाके सवालों में लगा पाओगे। तो ये क्लियर है। मास के हिसाब से कैसे देखते हैं क्यू वैल्यू? तो क्यू वैल्यू मास के बेसिस पे दिखा दी मैंने। अब इधर आ जाते हैं। अगर यहां पे ये वाली चीज ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए तो क्यू वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यही क्यू वैल्यू है। अब मैं बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली देख रहा हूं, तो अगर मेरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ये, और वो भी बाइंडिंग एनर्जी कैसी? पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिएक्टेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब ये होगा कि ये स्पॉन्टेनियस है। तो लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी? प्रोडक्ट की अगर ज्यादा हो गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बाइंडिंग एनर्जी, या फिर सीधा सीधा अगर इसको क्यू वैल्यू बोल दो, इसका मतलब क्यू वैल्यू पॉजिटिव है और ये स्पॉन्टेनियस है। क्या दूसरी चीज लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉलर, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू वैल्यू और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मैं 2 तरीके से खेल देख सकता हूँ क्यू वैल्यू का, बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से और मास के हिसाब से। ठीक है। और दोनों से मजे की बात ये क्यू वैल्यू सेम आनी है, चाहे उस तरीके से निकाल लो चाहे। अब मैं इसको लगाना सिखाता हूँ, एक रिएक्शन लिखता हूँ जनरली। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन की एक और खास बात है, ये याद रहेगा यहाँ पे जो तो जितना पढ़ा दिया नहीं। अब एक और काम की चीज पढ़ो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास तो कंजर्व नहीं है ना? तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास नॉट कंजर्व्ड। एनर्जी अकेली कंजर्व नहीं है, क्योंकि एनर्जी मिलकर मास बना रही है। तो एनर्जी एलोन नॉट कंजर्व्ड। न्यूक्लियर फिजिक्स तक आते आते हमने पूरी फिजिक्स की पूरा हालचाल ही खराब कर दिया। मास कंजर्व नहीं रहने दिया, एनर्जी कंजर्व नहीं रहने दी, बट चार्ज, मोमेंटम, स्पिन ये आज भी कंजर्व रहेंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये सब कंजर्व रहेंगे। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में चार्ज बदल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है, तो चार्ज कंजर्व नहीं आता। केमिकल रिएक्शन में चार्ज इज नॉट कंजर्व। अरे ओवरऑल पूरे आइसोलेटेड सिस्टम पे कंजर्व रहेगा, वो तो रूल है, वो तो लॉ है। लेकिन चार्ज ऑफ प्रोडक्ट और चार्ज ऑफ रिएक्टेंट जरूर नहीं है कंजर्व हो, क्योंकि अगर मेरे सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए और जो मेरी बाल्टी थी, सेल था, उसमें कम इलेक्ट्रॉन बचे हुए हो सकता है कि कुछ डिसिपेट हो गए एटमॉस्फेयर में, है ना? तो इसको देखने के तरीके हैं। अगर तुम आइसोलेट सिस्टम ले लेते हो तो कंजर्व है, नॉन आइसोलेशन सिस्टम लोगे तो चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम, क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है, क्यों कंजर्व रहेगा मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम तो कंजर्व रहेगा अगर नो एक्सटर्नल फोर्स है ना? अगर एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। समझ आती है ये चीज? ठीक है। एनर्जी और मास कंजर्व्ड है ऑलवेज। इसने सबसे पहले इन 2 के विकेट गिराए, मास इधर आओ, एनर्जी इधर आओ, भाग जाओ, क्योंकि इंटरकन्वर्टेबल है, कैसे कंजर्व रहेंगे? लेकिन चार्ज, स्पिन, मोमेंटम और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये कंजर्व रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को तो खैर कोई छेड़ ही नहीं सकता,
ठीक है, और स्पिन को भी कोई छेड़ नहीं सकता। इवन एनर्जी कतरा गई, मोमेंटम इतनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कहीं चेंज नहीं हो रही, ना पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में और ना ही पूरी क्लासिकल फिजिक्स में, ना ही केमिस्ट्री में। हर तरीके की साइंस पढ़ ली हमने, मोमेंटम नहीं बदल रहा है भाई साहब, मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी अगर देखी जाए तो मोमेंटम ही होनी चाहिए, ठीक है। और अगर चीजें एंगुलरली परसीव करते हो तो एंगुलर मोमेंटम, तो तबियत से पढ़ना चाहिए इनको, ऐसे नहीं है फॉर्मूले लिख के भाग गए बस। और ये एंगुलर मोमेंटम कहां तमीज में सीखेंगे आप? 11वीं में, इसीलिए 11वीं पढ़नी अनिवार्य है, ठीक है। बढ़िया तरीके से। खैर, तो अब ये चारों चीजें मुझे कंजर्व रखनी है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये रूल है न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो मान लो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे ये कोई भी एक्स एलिमेंट है ना, वही प्रोफेसर वाला जिसने केमिकल एक्स मिला के पावर गॉगल्स बनाई थी, वही वाला एक्स, छोड़ो खैर, बेकार रेफरेंस, मेरी गलती, तुम अब की जनरेशन के हो ना, बूढ़े थोड़ी ना हो। ये जेड होता है, ये ए होता है। अब तुम्हें ये थोड़ी ना बैठ के समझाऊंगा मैं, ये समझो तुम एग्जाम नहीं, कोई जरूरी बात नहीं, फालतू थी वो। इसमें तुमने ये क्या किया होगा, समझो इसको, न्यूट्रॉन फेंक के मार दिया इसमें, ठीक है। और क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियस है तो मैं मान के चल रहा हूं कि न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी होगी, तो मैंने न्यूक्लियस में फेंक के मारा है। ऊपर क्या, ऊपर हाँ, ये सही है, नीचे 0 ऊपर 1, क्योंकि ये न्यूक्लियन तो है ही अपने आप में, ठीक है। तुमने इसमें एक न्यूक्लियन फेंक के मारा जिसका नाम था न्यूट्रॉन। तो अब रिएक्शन कैसे होगी समझना। मान लो हीलियम बाय प्रोडक्ट मिल गया मुझे, ये ऑब्जर्व हुआ कि हीलियम मिल गया, दूसरे वाले का मैं पता नहीं लगा पाया क्योंकि टाइम पे एक ही प्रोडक्ट देख सकता था, तो दूसरा प्रोडक्ट भी बना होगा ऑब्वियसली, रिएक्शन हुई है और बाकी सब हवा तो नहीं हो गया होगा, तो एक कोई वाई एलिमेंट बन गया होगा, एक कोई वाई एलिमेंट बन गया होगा। अब खास बात यह है कि क्या क्या कंजर्व होना चाहिए, देखो, चार्ज, स्पिन और नंबर ऑफ न्यूक्लियन। सबसे आसान है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व करते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व करने का मतलब ये जो ऊपर सर पे लिखे हुए कंजर्व होने चाहिए, सुनना ध्यान से। इधर कितना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, a+1, इधर कितना खर्चा आ चुका 4 का, तो बचा कितना है, नहीं समझ में आया कैसे? ये a+1 था -4, तो ये -3। अब सुनना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं रहेगा? वो छोड़ो, इन दोनों को एक साथ देखो, चार्ज और नंबर ऑफ न्यूक्लियन दोनों कंजर्व होने चाहिए, तो तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कंजर्व हो। तो पहला और दूसरी बात से कंबाइंडली क्या बोला जा सकता है, ये भी कंजर्व होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कंजर्व करें। Z0 2 यहां आ गया, तो यहां कितना होना चाहिए, और कुछ तो Q वैल्यू आएगी। अब ये Q वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर Q वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्शन से मुझे एनर्जी मिली होगी, और अगर ये Q वैल्यू नेगेटिव आई इस न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी मिली नहीं होगी। उल्टा मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी मास में, एनर्जी मास में, और कौन सी एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई होगी, ऑलरेडी मास था, तो जो तुमने एनर्जी दी है वो मास में कन्वर्ट हो चुकी है। अब समझ आया असली मीनिंग ऑफ Q वैल्यू। और ये Q वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे मिलेगी। तो मैं कौन सी रिएक्शन में इंटरेस्टेड रहूंगा, जिनकी Q वैल्यू पॉजिटिव हो। अब इसकी तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, मैंने तुम्हें 2 तरीके पढ़ा दिया Q वैल्यू के, दोनों लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले वाला तरीका, मास के हिसाब से अगर मुझे Q वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट लिखवाओगे। मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखा जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी, ये रहे रिएक्टेंट, 4He2 प्लस A-3YZ-2, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना। और मास ऑफ रिएक्टेंट यहां लिखा जाएगा आगे, मास ऑफ AXZ प्लस 1N0, और यहां माइनस करेंगे, ये आ जाएगी Q वैल्यू। ये तुम निकाल सकते हो, ये तुम निकालना जानते हो। जैसे AXZ का मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, M इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अरे ऐसे तो आएंगे न्यूट्रॉन, इन सबको ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, मास ऑफ 1x। ऐसे ही इसके लिए तो क्या लिखेंगे, Z मतलब 0 इंटू MP, यही तो हुआ क्योंकि प्रोटॉन है ही नहीं, प्लस 1 इंटू MN क्योंकि न्यूट्रॉन 1 है।
इस पूरे ब्रैकेट को क्या बोल देंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, फिर माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। और अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ गई तो एनर्जी देनी पड़ी है और मिली नहीं है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ गई, जितनी दी है उससे फालतू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा यहां से क्यू वैल्यू आ जाएगी, ये मैंने बस ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखाया, मास ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या लिख के दिखाया मैंने अभी तक, मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या ऐसे ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी लिख पाओगे? यहां ऐसे इस तरीके से लिख लोगे ना, वहां पे क्या लिखोगे, यहां क्या आ जाएगा 4 इंटू एमपी प्लस, हाँ हाँ, तो 2 ब्रैकेट में एमपी प्लस एम है, यहां ए माइनस 3 इंटू एमपी या ए माइनस 3 माइनस जेड माइनस 2, हाँ लिख रहा हूं, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, पक्का लिख लोगे ना, पक्का कल तक जिंदा नहीं मिलूंगा मैं, अभी आगे खांसी देख ले। अब दूसरा बाय बाइंडिंग एनर्जी, बाय, अब बाइंडिंग एनर्जी पहले किसकी लिखेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या लिखी जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट लिखी जाएगी तुम्हारी 4He2 प्लस ए माइनस 3YZ माइनस 2। ये किसकी बाइंडिंग एनर्जी है, प्रोडक्ट की। इसमें से क्या घटाऊंगा, माइनस, हाँ करेंगे, प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बोलो, प्लस नहीं माइनस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ AXZ प्लस, बस इसकी नहीं लिखूंगा, क्यों? अच्छा अगर मैं इसकी जगह यहां पे, इसकी जगह चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा रिएक्शन में, अगर इसकी जगह मैं यहां पे डाल देता 1H2 का न्यूक्लियस, अब लिखते, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये अकेला आदमी फ्री है, और फ्री आदमी की बाइंडिंग एनर्जी कितना अजीब लगेगा लिखते हुए, ये तभी तो बाइंडिंग एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करी होगी, तभी तो फ्री हुआ होगा। तो फ्री पार्टिकल्स की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल्स इज 0। तो यहां क्या ऐड कर दूंगा, 0। यहां से एक क्यू वैल्यू आ जाएगी, जब मास लिखूंगा तो इसका कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, जब बाइंडिंग एनर्जी लिखूंगा तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं लिखूंगा। और मजे की बात, ये वाली क्यू वैल्यू और ये वाली क्यू वैल्यू सेम है, अलग नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। बट इसको पर न्यूक्लियन निकाल लेना, मतलब क्या जोड़ेंगे यहाँ पे 4 प्लस ए माइनस 3 से डिवाइड भी तो करेंगे ना, तभी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी। और यहाँ पे ए प्लस 1, हाँ यहां तो अपने आप ही ए प्लस 1 आ जाएगा ना, देख 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट, और उससे एक क्यू वैल्यू आएगी, जो इससे क्यू वैल्यू आ रही थी वही इससे आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था किसी भी रिएक्शन का क्यू वैल्यू निकालने का दो तरीका है, एक बाइंडिंग एनर्जी का यूज करके निकाल सकते हो, दूसरा मास। लेकिन ये याद रखना, जब बाइंडिंग एनर्जी और मास वगैरह से निकालोगे तो जो फ्री पार्टिकल है उसका मास का कंट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, और जो फ्री पार्टिकल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं लिखते। ईपी अगर मैं ये लिख देता तो इसका बाइंडिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो आता, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी नॉन जीरो आती, ठीक है, क्योंकि एक अकेला पार्टिकल फ्री हो सकता है, दो पार्टिकल अगर साथ में मिल गए तो वो फ्री नहीं है, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी लिखी जाएगी। यहां तक बताओ सारी बातें क्लियर है? अब मैंने तुमसे एक और बात भी तो कही है ना कि मोमेंटम भी तो कंजर्व्ड है ना। अब थोड़ा सा असली खेल चालू करता हूं अगर ये भी तुम्हें समझ में आ गया तो जितने भी मैं डिके पढ़ाऊंगा उसमें मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती? तो मुझे मुझे ज्यादा ठंड लगनी चाहिए तुमसे। अच्छा सही कह रहा है, धबका हो जाएगा हाँ तो मोमेंटम के ऊपर बात चल रही थी है ना। अब ध्यान से देखना, मैं एक असम्पशन लूंगा, जो मेरी क्यू वैल्यू थी, ये क्यू वैल्यू एक एनर्जी है ना जो मुझे मिलने वाली थी, और मैं पहली बात तो ये अज्यूम करूंगा अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, इफ क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, मान लो क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब मुझे एनर्जी मिल रही है, मुझे एनर्जी मिल रही है दूसरा, ये आदमी तो चुपचाप बैठा हुआ था ना, फटा कौन? फटके ये बना। अब सुनना, मान लो ये कोई बॉम्ब है, और यहां तो बनते भी बॉम्ब ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब।
ये बॉम्ब है, इनिशियली इसका मोमेंटम क्या है, जीरो। कैसे पता, रेस्ट पे अभी जीरो है यार, रेस्ट पे है इनिशियली। ठीक है, अब ये फट गया। हर डायरेक्शन में इसके टुकड़े गए होंगे। इन सभी का जब मोमेंटम जोड़ूंगा तो वो क्या पी फाइनल आएगा, और वो भी तो जीरो होना चाहिए। यही शॉर्टकट बनता है बहुत सारे खतरनाक सवाल का जी एडवांस में। पढ़ाऊंगा ये भी जब 11th पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर रहना चाहिए ओवरऑल। तो ये जब तक नहीं फटा था और जब तक था, तो जब तक था तब भी जो पी था, बाद में भी वही पी आएगा। कैसे आएगा, जब तुम हर किसी का पी इंडिविजुअली जोड़ोगे, तो अगर इसका पॉजिटिव मान लो तो इसका नेगेटिव मानना पड़ेगा। इसका एमवी का प्रोडक्ट कुछ और आएगा, इसका एमवी का प्रोडक्ट कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, सबका एमवी वेक्टर जोड़ दूं, और वी वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। और एमवी वेक्टर जोड़ने के बाद सबका एमवी वेक्टर M1 V1 वेक्टर जोड़ने के बाद पी जीरो आ जाए। और ऐसा होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है न्यूक्लियर रिएक्शन में। बात समझ में आती है। यहां एक आदमी था, फटके दो में कन्वर्ट हो गया है। कौन कौन, एच ई और वाई, एच ई और वाई, समझते रहे ना। या फिर एक नई रिएक्शन लिख देता हूं ताकि तुम्हें पढ़ना आसान हो जाए। जैसे मान लो ए एक्स जेड था, ये फटा अपने आप ही फटा। तो अब यहाँ a-4 आ जाएगा, यहाँ z-2 आ जाएगा, और एक क्यू वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस वाली क्यू वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्यू वैल्यू को मैं मान रहा हूं, ये क्यू वैल्यू, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी क्यू वैल्यू से मुझे के ई एच ई प्लस के ई वाई मिलने वाला है। क्योंकि पता है ये मोमेंटम कब जीरो होगा, जब इसमें एच ई बन के इधर चल पड़े M1 V1 से, और वाई बन के इधर चल पड़े M2 V2 से, और मैग्नीट्यूड वाइज M1 V1 बराबर आ जाए M2 V2 के, तो मेरा पी नेट फाइनली जीरो तभी आ पाएगा। वरना तो ऐसे तो है नहीं, ये बन के चुप बैठ गए, पॉसिबल ही नहीं है। बन के चुप बैठ जाते तो मोमेंटम कंजर्वेशन में आग लग जाती, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक का दो बना है तो मोमेंटम बटेगा, जीरो में से कैसे बांट लोगे तुम। और ऐसे तो हमने कभी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन देखी नहीं है कि ये फट भी गया है और वहीं का वहीं है। ये कैसा फटना हुआ, तो मुझे जाते हुए दिखेंगे ना दो अलग अलग। अब क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है तो एक ही पॉसिबिलिटी है दो को अलग अलग जाने की, एक इधर जाए एक इधर जाए, और दोनों बराबर मोमेंटम से जाए, तो नेट मोमेंटम जीरो आ जाए। तो इसका मतलब इसकी और इसकी कोई तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, मैंने तो नहीं दी, इस क्यूवी नहीं तो दी होगी। तो यही तो वो क्यूवी है जो काइनेटिक एनर्जी बना रहा है, किसकी, हीलियम और वाई की। अब आई बात समझ। तो एक क्यू वैल्यू ही किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एच ई। तो मास ऑफ एच ई को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ मास। अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं, इसके न्यूक्लियस को अल्फा बोलते हैं ना। इसके न्यूक्लियस को अगर अल्फा बोल रहा हूं तो वही तो 4m होता है। अब ठीक है, अब आ गया सवाल है। अच्छा इसमें क्या लिखा जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2। देखिए यहाँ 4 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4m मास नंबर, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कोई परेशानी यहां तक। तो अब मैं रेशो निकाल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच ई डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी वाई। तो ये जो नीचे बचा हुआ है ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे का नीचे ही रह जाएगा। पे रेशो आ गया काइनेटिक एनर्जी का। मान के चल रहा हूं पी स्क्वायर से पी स्क्वायर काट दिया है तुमने, दो से दो काट दिया, एमपी से एमपी काट दिया है, ठीक है। तो जो सबसे नीचे था वो A-4 ऊपर आ गया। इतनी मैथ जानते हो 12वीं के आखिरी में, बीज गणित तो आती होगी ना, इतने तो मान के चल लो। अच्छा हीलियम के सामने किसका मास नंबर लिखा हुआ है, वाई का, और वाई के सामने किसका मास नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मास नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसी कहानी अब हमने बहुत बार पढ़ ली, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ ली है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी पढ़ ली, और कैपेसिटर में भी पढ़ ली। जब भी कभी कोई इनवर्स प्रोपोर्शनल में टूटती है क्वांटिटी, कौन टूट रही है यार? क्यूवी। कौन टूट रही है? क्यूवी। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में टूट रही है? मास के। ठीक है। तो क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि अगर मुझे क्यूवी बांटनी हो तो क्यूवी किस रेशो में बटेगी? इस रेशो में बटेगी ना। तो इस रेशो में क्यूवी का बटना, सुनना ध्यान से, अगर अब मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच ई लिखनी पड़ जाए तो सुनना ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? A-4 डिवाइडेड बाय A इंटू क्यूवी। अगर प्रूफ करवाना है तो बताओ, बाकी 36 बार करा चुका हूं मैं ऐसे चीज। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या लिखी जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय A क्यू वी। 4 कहां से लिख रहा हूं मैं? ठीक है, यहां तो कोई परेशानी? तो क्या मैंने एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल के दे दिया तुम्हें? अब वो क्या करेगा? तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे देगा, क्यू वैल्यू पूछ लेगा, तुम्हें पता है कैसे निकालनी है। या फिर क्या करेगा? क्यूवी दे देगा और काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा दोनों की। या फिर मोमेंटम दे देगा, मोमेंटम से फिर से काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, क्यूवी तक पहुंच जाओगे। तो अच्छा सवाल कैसे बनेगा कि मोमेंटम फुलाना ढिमका है, तो मोमेंटम से क्या निकालोगे तुम? काइनेटिक एनर्जी। उससे क्या निकाल लोगे? क्यूवी। तो फाइनली क्यूवी तक पहुंच जाओगे, बढ़िया सवाल बन जाएगा। ये सब किसके बेसिस पे आई है सारी डिडक्शन? पी कंजर्व्ड है, पी कंजर्व्ड है। आती है सारी बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं डिकेज पे। न्यूक्लियस डिके क्यों होता होगा? न्यूक्लियस डिके, हाँ, टू इंक्रीज किसकी? तो ये कैसा प्रोसेस रहेगा? हाँ, तो इसकी क्यू वैल्यू हमेशा ही कैसी आनी चाहिए? इसीलिए इसका एक और नाम है नेचुरल डिके। इसीलिए इसका एक और नाम है नेचुरल डिके। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला अल्फा डिके, दूसरा बीटा डिके। बीटा डिके खुद 3 प्रकार का होता है, बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके और के कैप्चर। इसमें एक और चैप्टर तैयार हो जाता है तुम्हारा, एक्सरे, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो इजी आता है निकल के वो। तीसरा गामा डीके। और जब ये डीके खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें पता है डीके कैसे होता है, फिर तुम आ जाओगे रेडियो एक्टिविटी पे, और रेडियो एक्टिविटी होती है चैप्टर खत्म। ठीक है। कहने को एक लाइन में भी कराए जा सकते हैं, रटवा के कि इसमें से ए में से इतना घटा दो, घटा दो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सीबीएसई वाला सवाल कर लोगे आराम से, हो जाएगा 1-2 नंबर वाला। लेकिन अगर बढ़िया सवाल आएगा, सीबीएसई में तो नहीं आएगा, मेंस और एडवांस की में तो आएगा, बढ़िया सवाल आएगा, उसके लिए मुझे डिटेल में पता होना चाहिए क्या क्या है ये। ठीक है, तो कम से कम एक डीके तो मैं आज पिलवा के चला जाता हूँ, थोड़ा सा है ना टाइम। हाँ। तो अल्फा डीके आज ही खत्म कर रहा हूँ, फिर बीटा गामा अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, वैसे करवाने तो ये सब कुछ आज ही था, फिर अगली क्लास से सीधा रेडियो एक्टिविटी शुरू करते हैं। क्या? नहीं नहीं, रीजन वो नहीं है, रीजन ये है तुम हर चीज हैरान हो गए, तो रिस्पॉन्सिव नहीं रहते तुम, तो मुझे यही लगता रहता है कि तुम्हें नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, तो मैं एक ही बात 35-35 बार बोलता रहता हूँ, और तुम सब ऐसे देख रहे होते क्यों पढ़ रहे हो, जरूरी है क्या पढ़ना? अरे कुछ और भी तो बन सकते हैं, इंस्टाग्राम है तो जिंदगी में। यहाँ आके देखो, पता लग जाएगा। अभी क्यों होगा? जब पढ़ाऊंगा तब। हाँ। सामने फटाफट अल्फा डीके देखो, समय कम है वैसे ही, बकवासबाजी नहीं करेंगे। तो अल्फा डीके में क्या होता है? अल्फा डीके में होता है कि एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, यही होगा अल्फा डीके में, और होगा क्या? तो ये ए, सॉरी जेड, एलिमेंट कौन है? मैं एक्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं पता एलिमेंट कौन है, तो जो नहीं पता उसे क्या बोलते हैं? एक्स, तो बोल दिया ये एलिमेंट। ठीक है, ये खुद ही डिके हो रहा है, कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि खुद ही हो रहा है। तो बैठा था, फट गया, किस में फट गया? हीलियम।
तो मतलब He2 4, ये तो मुझे पता है आएगा ही आएगा। अब इसके बाद कौन सा पार्टिकल आएगा मुझे क्या पता, तो मैंने क्या मान लिया उसको, y। तो यहां क्या लिखा जाएगा A-4, यहां क्या लिखा जाएगा Z प्लस Q वैल्यू Z-2 प्लस क्या लिखी जाएगी, और ये Q वैल्यू मुझे यहां पता है एग्जैक्टली कैसी होगी। ठीक है, क्यों कैसे पता, क्योंकि यहां पे इसका मास, अगर मैं इसको मास ऑफ रिएक्टेंट बोलूं और इन दोनों का मास मिला के मास ऑफ प्रोडक्ट बोलूं, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट से फालतू रहा होगा, तो इसका मतलब मेरा मास एनर्जी में कन्वर्ट करा होगा, और वही मुझे Q प्लस वैल्यू में नजर आ गया। क्वेश्चन, एनर्जी क्वेश्चन, हाँ, बट तुम Q वैल्यू ही बोलोगे, Q वैल्यू ही है, और कोई नाम नहीं है इसका तुम्हारे लिए। तो यहां पे वही वाली बात है कि ये मैंने कैसे लिख दिया, A4 ये कहां से लिखा, न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कंजर्वेशन से। नीचे Z2 Z-2 कहां से लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कंजर्वेशन से। चार्ज कंजर्वेशन भी बोल सकते हो तुम उसको, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है। अच्छा, और तीसरी चीज और लिखने वाला हूं मैं, वो क्या लिखने वाला हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ He, वो किसके बराबर आ जाएगी, देखो ध्यान से, क्या आएगी 4/A इंटू क्यू। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी Y की अगर मुझे लिखनी हो तो क्या आएगी, क्यों, रीजन, हाँ शाबाश, एक ही बंदा जाग रहा है बस, ठीक है देखो कोई नहीं। A-4 डिवाइडेड बाई A QV, और ये क्या आ जाएगा 4/A। ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और जिसका मास छोटा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि v का स्क्वायर है उधर, मास की तो लीनियर टर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसकी ज्यादा होगी, जिसका, ये तो मैं ऐसे भी सिखा सकता था बिना इसके। काइनेटिक एनर्जी जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना। अब इसको ऐसा रूल मत बनाना सर, हाफ mv स्क्वायर आता है, m तो न्यूमरेटर में आ रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन कब है, जब मोमेंटम कंजर्वेशन हो, व्हेन p इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, मास की। तो लाइटर पार्टिकल विल हैव मोर वेलोसिटी, लाइटर पार्टिकल विल हैव मोर वेलोसिटी, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर मान लो मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है ना, और एक मिला मुझे इलेक्ट्रॉन और एक मिला मुझे प्रोटॉन, है ना, मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होगी। और ऐसा लगेगा सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कौन लूट के ले गया, तो इलेक्ट्रॉन लगभग 8 जूल के आसपास एनर्जी ले जाएगा। इस तरीके से बढ़ती है, थोड़ा प्रैक्टिकली एनालिसिस दो तो बात समझ में आती है। तो ये क्या था, अल्फा डीके, ठीक है, और अल्फा डीके में काइनेटिक एनर्जी किस किस के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हीलियम और वाई, और चारों की चारों चीजें कंजर्व्ड है यहां पे, कौन कौन, चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मोमेंटम, समझ आया। और एनर्जी और मास किस तरीके से कंजर्व्ड है, मास एनर्जी कंजर्व्ड है, अलग अलग कंजर्व नहीं है, ठीक है। तो अल्फा डीके समझ आता है, कोई भी परेशानी यहां। तो अल्फा डीके में पता है कैसे पढ़ाया जाता है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। अल्फा डीके ये होता है कि कोई एक्स है, ए है, जेड है, तो इसमें ए में से तो घटा देते हैं 4, जेड में से घटा देते हैं 2, ऐसे रटवाया जाता है। क्या ही सीख लोगे तुम इससे, सिर्फ ये सीख लोगे अगर उसने कल को कोई एलिमेंट दे दिया और उसने बोला, उसने कहा ये है मान लो 56 और ये है मान लो 28 और उसने बोला एक्स, और ये हुआ अल्फा डीके, तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई आ जाएगा, ये 56 से क्या बन जाएगा 52, और यहां क्या बन जाएगा 2 घट के 26। मुझे ऐसे सवाल कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और ना ही ये लाइन मेरे लिए काम की है। मेरे लिए क्या चीज काम की है, ये 4 चीजें कंजर्व रहती है, और उसकी वजह से मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लिख पाता हूं, और मैं ये पता कर पाता हूं क्यू वैल्यू पॉजिटिव है कि मुझे इन चीजों से मतलब है। और यहां काइनेटिक एनर्जी फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई है कि एक की बहुत ज्यादा और एक की बहुत कम है, ठीक है। एक और चीज ध्यान से सुनना, यहां एक एलिमेंट 2 में टूटा है, व्हाट कैन इट बी कॉल्ड, फिजन, समझ आया। तो न्यूक्लियस स्टेबल करना है, तो मुझे बताओ क्लोरीन का आइसोटोप क्यों स्टेबल नहीं हो जाता, ये टूटने के बाद क्लोरीन का आयन या आइसोटोप क्यों स्टेबल नहीं हो जाता, क्यों नहीं करता,
क्योंकि उसका ए 35 है। तो 60 से कम वाले लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाते हैं, फ्यूजन। और क्लोरीन फ्यूजन नहीं कर पा रहा, फिजन तो क्या ही कर लेगा। तो इसीलिए क्लोरीन नहीं कर सकता ये कौन कर सकता है, जिनका ए 62 से बड़ा हो। आई बात समझ। तो यूरेनियम जैसे लोग अल्फा डिके करते हैं, हर कोई नहीं करता। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं मुंह उठा के किसी को भी हाइड्रोजन है लिखकर अल्फा डिके, हाइड्रोजन में से हीलियम निकलवा दिया तुमने। क्लोरीन में से भी हीलियम क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि क्लोरीन कैंट अंडरगो या फिर कैन नॉट अंडरगो अल्फा डिके बिकॉज ए इज 35। तो ये टूट नहीं सकता, ये टूटा है 2 फ्रेगमेंट में। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस तो है बट कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस एंड रिएक्शन इज फिजन। और मुझे पता है फिजन तो सिर्फ आयरन से आगे वाले लोग कर पाते हैं, ठीक है। और हीलियम निकाला है इसने, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं निकाली, हीलियम निकाला है। ऐसे नहीं है एक न्यूक्लियस का चकता ही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, इतनी बकवास भी नहीं होगी। तो ये जो वाई है, ये वाई, इसमें से हीलियम हटा दो, इसी के आसपास का कोई एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा डिके होता है। अल्फा डिके में सारी बातें समझ में आई हैं। नेचुरल डिके खुद होता है, और ये सारे के सारे पॉइंट तुम्हें तहे दिल से याद होनी चाहिए। अब मेरे पास बचा हुआ है बीटा और गामा।